अध्याय 221 अंधकार में राक्षसों का वध। गड़गड़ाहट। कारखाने के अंदर बिजली की तेज कड़क सुनाई दी। कान फाड़ देने वाली इस आवाज के कारण लोग अनजाने में अपने कान ढकने लगे। झांग लुलू अभी भी बाहर छिपी हुई थी। कारखाने के अंदर बिजली की चमक देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। बिजली की चमक से पूरा इलाका रोशन हो गया और कारखाने के अंदर से चीख पुकार की आवाजें सुनाई दे रही थी। बिजली की तेज रोशनी में कुछ अजीब और घिनौनी परछाइयां दिखाई दे रही थी और उनकी संख्या काफी अधिक लग रही थी। झांग लुलू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अपने होंठ दबाते हुए झांग लुलू कारखाने की ओर दौड़ी। वह झाओटिंग को इन अजीब लोगों और भयानक जीवों से अकेले निपटने नहीं दे सकती थी। झांग लुलू दौड़कर कारखाने के प्रवेश द्वार पर पहुंची और उसने 4 लोगों को देखा जिनके अंग बेरहमी से मरोड़े हुए लग रहे थे और वे धीरे धीरे रेंग रहे थे। उनके चेहरे भयानक बंदरों जैसे दिख रहे थे और उनकी त्वचा का रंग पूरी तरह से काला था। जैसे ही उसने कारखाने के अंदर देखा, उसे एक आदमी भूरे रंग का चोला पहने हुए ठंडी निगाहों से झाओटिंग को घूरता हुआ दिखाई दिया। उसने खून से लथपथ झाओटिंग के चेहरे पर पैर पटका और गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, बदमाश, तूने हमारी योजनाओं को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? हुई सी ने जल्दबाजी में कहा, हमारे महान पादरी ने हमें उस व्यक्ति को तुरंत यहाँ से ले जाने के लिए कहा है ताकि हम खतरे में न पड़ें। मैं इस बच्चे को यहाँ से ले जा रहा हूँ। तुम लोग इस लड़की को मार डालो। जल्दी से इस जगह को साफ कर दो और कोई भी सबूत मत छोड़ना, हुई यी ने कहा। शुरू में तो उनका मकसद सिर्फ इस जगह पर लक्ष्य को घेरना था, लेकिन अंत में उनका सामना एक ऐसे बच्चे से हुआ जिसका कोई महत्व नहीं था और जिसने उनकी पूरी योजना को बर्बाद कर दिया। समय का हिसाब लगाने के बाद असली लक्ष्य जल्द ही यहां पहुंचने वाला था। वे अपने लक्ष्य को यह नहीं बता सकते थे कि वे उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हुई यी ने सीटी बजाई और डार्क बीस्ट्स को घायल झाओटिंग को घसीटकर ले जाने का आदेश दिया। बाकी चारों लोग झांग लुलू पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जो अपनी मौत की ओर बढ़ रही थी। ये चारों लोग शायद सबसे डरावने न हो, लेकिन सबसे भयानक तो असल में वे अंधकार में राक्षस ही थे। झांग लुलू ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस कारखाने में इतने सारे राक्षसी जीव होंगे, और जल्दबाजी में अंदर घुसने पर उसे तुरंत पछतावा हुआ। गुगु, वे काले राक्षस भूखे भेड़ियों की तरह लग रहे थे, मानो उन्हें ताजा मांस मिल गया हो। वे आपस में लड़ते हुए झांग लुलू की ओर बढ़े। झांग लुलू ने जल्दी से अपने जल तारों पर नियंत्रण किया और आसपास की बूंदों को जल अवरोध में बदल दिया। जल अवरोध ने कुछ घातक हमलों से बचाव में मदद की, लेकिन वह अंधकार में राक्षसों के समूह के पंजों को पूरी तरह से रोक नहीं पाया। जल अवरोध जल्दी ही टूट गया और उनके पंजे उसकी छाती पर तेजी से लगने लगे। खून की एक लंबी लकीर उभरी और बगल की 2 जंग लगी खिड़कियों पर छिटक गई। क्या तुम इस लड़की को अपने साथ मौज मस्ती के लिए ले जाना चाहते हो? हुई सान ने झांग लुलू को दर्द भरी चीख निकालते हुए देखा और उसकी आंखों में वासना की चमक आ गई। इस बार हम असफल माने जा सकते हैं। अगर हमने मामले को और भी लंबा खींच दिया तो हमें डीकन द्वारा दंडित किया जाएगा, हुई एर ने ठंडे लहजे में कहा। जब हुई सान ने आधे मुखौटे पहने हुए व्यक्ति के बारे में सोचा तो उसके मन में जो भी विचार थे वे तुरंत गायब हो गए। इस लड़की को जल्द से जल्द मार देना बेहतर है। पहले अपराध स्थल को साफ कर लेते हैं। बचाओ, मुझे बचाओ। झांग लुलू की जांघों पर एक गहरा घाव हो गया था जिसमें हड्डियां दिखाई दे रही थी। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश की। उसका पालन पोषण हमेशा स्कूल में ही हुआ था। उसने पहले कभी इतने क्रूर लोगों का सामना नहीं किया था। उनमें जरा भी इंसानियत नहीं थी। महज एक आदेश पर उन्होंने उसे टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया। हालांकि झांग लुलू एक मध्यवर्ती स्तर की जादूगरनी थी, फिर भी जब उस पर चारों ओर से अंधेरे राक्षसों द्वारा हमला किया जा रहा था, तब वह अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करने में असमर्थ थी। उसके पास कोई अच्छा रक्षात्मक उपकरण नहीं था। अगर उसके पास कोई अच्छा रक्षात्मक उपकरण होता या मध्यम स्तर की वायलेंट वेव होती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। दुर्भाग्यवश वो फिलहाल उस जटिल वाटर स्टार एटलस को पूरा करने में असमर्थ थी। खून से लथपथ घाव बहुत लंबा था। काले राक्षसों का एक समूह झांग लुलू को घेरे हुए था। ऐसा लग रहा था मानो वे एक जीवित व्यक्ति को धीरे धीरे तड़पाकर मौत के घाट उतारने की प्रक्रिया का आनंद ले रहे हों। जल्दी करो और उसे मार डालो। अगर तुमने और समय बर्बाद किया तो मैं तुममें से हर एक को पकड़कर उस महान राक्षस को खिला दूंगा, हुई एर ने क्रोधित होकर उन काले राक्षसों को आदेश दिया। अंधकार के राक्षस बुरी तरह भयभीत हो गए थे। अंततः उन्होंने यातना देना बंद कर दिया और इस दयनीय जीवन को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े। आओ! अचानक आधी रात के सन्नाटे में एक भेड़िए के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी।
जब वह आवाज अभी भी गूंज रही थी, तभी दूर से धूल का एक बवंडर उठने लगा। धूल तेजी से उड़ने लगी और उस जगह को अपनी चपेट में लेने लगी। उड़ते हुए बलुआ पत्थर बारीक रेत गोलियों की तरह काले राक्षसों के शरीर में घुस गई। बाकी डरपोक काले राक्षस उड़ते हुए बलुआ पत्थरों से बचने के लिए अगल बगल कूदने लगे। धुंध के बीच एक हट्टा कट्टा व्यक्ति भयानक गति से दौड़ता हुआ दिखाई दिया। ये डार्क बीस्ट से कम 3 या 4 गुना बड़ा था। उस विशाल भेड़िए ने उड़ते हुए बलुआ पत्थरों से भागने की कोशिश कर रहे एक डार्क बीस्ट को काट लिया। गा जैसे ही भेड़िए ने उसे काटा, हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उस काले जानवर ने दर्दनाक आवाज निकाली क्योंकि उसे सीधे 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। उस भयानक राक्षस का ऊपरी शरीर नीचे गिर गया। वह अभी मरा नहीं था, बल्कि अपने पंजों से लगातार जमीन खोदने लगा ताकि उस खौफनाक प्राणी से दूर रेंग सके। आत्मा भेड़िए ने अपना पंजा उठाया और उस अंधेरे राक्षस के सिर पर तरबूज की तरह जोर से पैर पटका। दिमाग और चिपचिपा पदार्थ जमीन पर बिखर गया। जो अंधकार में राक्षस समय रहते भाग नहीं पाया, वो तुरंत मर गया। कुछ क्षण पहले तक ये जीवित प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने में आनंद ले रहा था। इस बार इसे स्वयं निर्दयतापूर्वक मारे जाने की प्रक्रिया से पीड़ा सहनी पड़ी। जमीन पर पड़ी झांग लुलू ने अपना पीला चेहरा ऊपर उठाया। उसके शरीर से खून तेजी से बह रहा था। उसने भेड़िए जैसी काया वाले इस प्रभावशाली नीले प्राणी की ओर देखा। ये प्राणी उसके ठीक बगल में खड़ा था। ये स्पष्ट था कि वह उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। जब उसने देखा कि भेड़िए के आकार के उस प्राणी के ऊपर एक जाना पहचाना आदमी बैठा है, तो उसकी आंखों से बहते आंसू उसके खून में मिल गए। वो इस व्यक्ति को जानती थी। यह वही मो फैन था जिसका जिक्र जू झाओटिंग अक्सर करता था। वो वही महान दानव था जिसके बारे में स्कूल में चर्चा होती थी। तुम्हें भाग जाना चाहिए। अंदर अभी और भी बहुत से लोग हैं, झांग लुलू ने रोते हुए मुश्किल से कहा। सचमुच? मो फैन ने काले राक्षसों और साथ ही धूसर चोगे वाले चारों आदमियों को घूरते हुए कहा, मैं उन सभी को मार डालूंगा जो वहां है। मो फैन स्पिरिट वुल्फ की पीठ से कूदकर नीचे उतरा और झांग लुलू को उठाकर एक तरफ ले गया। आओ! स्पिरिट वुल्फ अपनी हत्या की मंशा को रोक नहीं पा रहा था और उसने पहल करते हुए चारों डार्क बीस्ट्स की ओर धावा बोल दिया। एक जोरदार धक्का, एक जोरदार प्रहार, और छोटे कद के दोनों काले राक्षस सीधे हवा में उड़ गए। वे एक जोरदार धातुई ध्वनि के साथ कारखाने के लोहे के दरवाजे से टकरा गए। हमले के दौरान बाकी 2 डार्क बीस्ट्स ने मौका पाकर स्पिरिट वुल्फ को काट लिया। उन्होंने उसकी खाल का एक टुकड़ा और शरीर पर मौजूद फर नोच डाला। स्पिरिट वुल्फ को उस छोटे से घाव की परवाह नहीं थी। उसने पलटकर डार्क बीस्ट की एक भुजा पर काट लिया और आसानी से उसे हवा में उछाल दिया। स्पिरिट वुल्फ ने छोटे डार्क बीस्ट के हवा से गिरने का इंतजार किया और अपने अगले पंजों से उस पर जोरदार प्रहार किया। डार्क बीस्ट के जमीन पर गिरने से पहले ही उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। लक्ष्य मिल गया। जाओ, जल्दी करो। हुई एर की आंखें भयंकर हो गईं और उसने अपने पीछे मौजूद अंधकार में दानव को आदेश दिया। बाकी तीनों धूसर लबादा ओढ़े लोगों ने अपने नियंत्रण में मौजूद अंधकार में राक्षसों को आदेश दिए। उन्हें पहले लगा था कि इस बार उनका अभियान विफल हो गया है। भला किसने सोचा होगा कि इन परिस्थितियों के बावजूद भी उनका लक्ष्य पूरा होगा और उसका सिर सौंपना होगा। यह एक सुखद आश्चर्य था। लोहे के दरवाजे के बाहर मो फैन बुरी तरह घायल झांग लुलू के सामने खड़ा था और अपनी ओर दौड़ते हुए काले अंधेरे राक्षसों को घूर रहा था। झांग लुलू की सांसें तेज चल रही थीं। कम से कम 15 काले राक्षसों को अपनी ओर आते देख वो लगभग बेहोश हो गई थी। जिन जादूगरों में आत्मरक्षा करने की कोई क्षमता नहीं होती थी, उनके लिए समूह द्वारा हमला किया जाना सबसे बड़ा अभिशाप था। समूह हमले की स्थिति में जादूगर आमतौर पर अपने मंत्रों का प्रयोग नहीं कर पाते थे। झांग लुलू हताश होने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसकी मृत्यु इसी स्थान पर होनी तय है। बस मो फैन के चारों ओर बिजली चमक उठी। बिजली की लपटें उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। मो फैन के पैरों के नीचे एक सुंदर तारामंडल पथ उभर आया। झांग लुलू ने मो फैन को तारापथ बनाते हुए देखा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि बिजली पर उसका नियंत्रण जू झाओटिंग से कहीं बेहतर था। तारापथ पर नियंत्रण हो या तारा एटलस को आपस में जोड़ना, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। बीच में कोई रुकावट नहीं आई। एक और वज्रपात। क्या हुआ अगर यह मध्यम स्तर का जादू है? ज्यादा से ज्यादा यह एक ही अंधकार में राक्षस को मार सकता है। हमारे पास जितने लोग हैं, आप हम सबको मारने के बारे में भूल ही जाए, चाहे आप अपनी सारी शक्ति ही क्यों न खर्च कर दें। हुई सान गुस्से में था। जब उसने मो फैन को वही जादू इस्तेमाल करते देखा जो जू झाओटिंग ने पहले किया था, तो वह उसका मजाक उड़ाने लगा।
बिजली का तत्व वाकई प्रभावशाली था। मध्यवर्ती स्तर की शक्ति का सामना करना बेहद कठिन था। हालांकि वे ब्लैक वेटिकन से थे और उनमें से प्रत्येक 1 से लेकर 5 तक डार्क बीस्ट्स को नियंत्रित कर सकता था। एक थंडरबोल्ट ज्यादा से ज्यादा एक को ही मार सकता था। भले ही उसकी शक्ति अत्यधिक हो, फिर भी वो बेकार था। मोफैन ने ब्लैक वेटिकन के शिष्य से आ रहे उपहास को सुना। उसके होठों के कोने एक क्रूर मुस्कान में बदल गए। ये कुत्ते जैसी दिखने वाली चीज कोई सामान्य भोला भाला मूर्ख नहीं थी। क्या उसे सच में लगता था कि एक मध्यवर्ती जादू के मंत्र का केवल एक ही रूप होता है? थंडरबोल्ट। उसने आकाश की ओर इशारा किया और घोर अंधेरे आकाश में अचानक एक गरजने वाला बादल उभर आया। वो चीज अविश्वसनीय गति से नीचे गिरते समय चमक उठी। आसमान में एक मोटी बैंगनी बिजली की चमक कौन थी? विनाशकारी शक्तियों से भरी हुई वो बिजली तेजी से नीचे की ओर दौड़ रही थी। हवा भी झुलस रही थी। मोफैन ने वज्रपात पर नियंत्रण कर लिया। जब वह आधा नीचे आ गया तो उसने एक बार फिर मंत्र का जाप किया। वज्रपात, यक्ष। बीच रास्ते में बैंगनी बिजली 2 भागों में बंटने लगी और कई बिजली की शाखाओं में विभाजित हो गई। क्रॉस थंडरबोल्ट से कुल 5 शाखाएं नीचे की ओर आ रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि इसकी शक्ति में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि इसने सबसे आगे खड़े 5 डार्क बीस्ट्स पर प्रहार किया। 5 काले राक्षस पहले तो उग्रता से दौड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन पर वज्रपात की शाखाएं गिरी, वे तुरंत मांस के टुकड़ों में बदल गए। खून की बूंदें बहुत पतली थीं, खून मांस के साथ मिला हुआ था। उन्हें बिजली का जहर लगा था। उनके सिर पल भर में राख हो गए थे और उनका मांस टुकड़े टुकड़े हो गया था। थंडरबोल्ट, यक्ष अत्यंत तीव्र और क्रूर था। पलक झपकते ही 5 अंधकार में राक्षस चूर चूर हो गए। जमीन पर केवल खून की भाप ही बची रही। तेज रोशनी के कारण झांग लुलू को अपनी आंखें खोलना मुश्किल हो गया। जब उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा तो उसने पाया कि वज्रपात के कारण 5 काले राक्षस भाप से भरे पोखर में बदल गए थे। यह इंटरमीडिएट लाइटनिंग मैजिक का दूसरा स्तर था। मोफैन ने वास्तव में मध्यवर्ती बिजली स्तर के दूसरे स्तर तक साधना कर ली थी। उसने 15 अंधकार में राक्षसों में से 1/3 को तुरंत मार डाला। पहले उपहासपूर्ण रवैया रखने वाला हुई ये अचानक कठोर हो गया। उनका उद्देश्य पहले के बिजली तत्व वाले बच्चे से कहीं अधिक शक्तिशाली था। चाहे वो लाइटनिंग स्टार एटलस की निर्माण गति हो या उनके बिजली के मंत्रों की शक्ति, वे सभी एक बिल्कुल अलग स्तर पर थे। जल्दी जाओ, उसके जादू के कमजोर पड़ने का फायदा उठाओ, हुई एयर ने गुस्से से आदेश दिया। डार्क बीस्ट्स ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाए। वे सभी मोफैन की ओर बढ़ते चले गए। ये डार्क बीस्ट्स हमेशा से ब्लैक वेटिकन के लिए सबसे कारगर बलि का बकरा रहे थे। भले ही वे सभी मर जाएं, ब्लैक वेटिकन के अनुयायियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते उनका मिशन पूरा हो जाए। शेष 10 अंधकार में राक्षसों का सामना करते हुए मोफैन जरा भी भयभीत नहीं था। उसकी हथेली में बिजली चमक रही थी। बिजली के वार के मंत्र उसके लिए इस समय बेहद आसान थे। उन्होंने उसे मंत्र का प्रयोग करने के लिए कोई हरकत करते हुए भी नहीं देखा। फ्विश, तेज नुकीले पंजे पलक झपकते ही मोफैन के गले को चीरते हुए निकल गए। ये हमला बेहद भयानक था। अगर उसके गले की धमनी कट जाती तो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती। मोफैन ने इस बेहद तेज गति वाले डार्क बीस्ट को पहले ही देख लिया था और वो थोड़ा सा एक तरफ हट गया। बादलों के कारण चांदनी धुंधली पड़ रही थी, जिससे 2 धुंधली पगडंडियां बन गई थी। मोफैन ऐसी ही एक धुंधली पगडंडी के किनारे खड़ा था। तभी उस भयानक राक्षस ने हमला किया और मोफैन परछाइयों की सीमा में समा गया। दूसरा अंधकार में दानव अंधेरे की ओर दौड़ा और हवा में वार किया। वो अत्यंत क्रोधित था और हर जगह मोफैन की परछाई ढूंढ रहा था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि मोफैन पहले ही 10 मीटर दूर एक दूसरे अंधेरे क्षेत्र में जा चुका था। कियानजुन, बिजली की मार, क्रोध का झटका। इस बार ये बैंगनी रंग की बिजली नहीं थी। बिजली की चमक के बैंगनी रंग के भीतर कुछ गहरे रंग भी थे। खूबसूरत बैंगनी बिजली अब नीले रंग की धारा में बदल गई थी। बज़्ज़िट, बिजली का प्रहार थंडरबोल्ट जितना शक्तिशाली तो नहीं लगता था, लेकिन काली ऊर्जा के साथ मिलकर यह बेहद भयंकर हो जाता था। मूल रूप से बिजली के प्रहार का उपयोग कोड़े मारने और लकवाग्रस्त करने के लिए किया जाता था। काली शक्ति के जुड़ने से आसपास की हवा कांपने लगती थी और पूरी तरह से कंपन पैदा कर देती थी। बिजली की इस तेज चमक और क्रोध के झटके ने सबसे तेज गति वाले डार्क बीस्ट के शरीर पर प्रहार किया। जैसे ही डार्क बीस्ट बिजली के संपर्क में आया, वो हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। बिजली के झटके के साथ ही एक जोरदार दबाव का प्रभाव भी आया, जिसने डार्क बीस्ट को कई बार झटका दिया। ऐसा लगा जैसे किसी मोटी नीली लोहे की जंजीर ने जोर से वार किया हो।
उस काले दानव का शरीर पल भर में घावों के झटकों से भर गया। बिजली की तेज चमक के साथ ही वो दानव चूर चूर हो गया। भूकंप के बाद की ताज़ा ओजोन की गंध के अलावा और कोई गंध नहीं थी। ये भयानक राक्षस झांग लुलू से महज 20 मीटर दूर चूर चूर हो गया था। वातावरण अभी भी थोड़ा कांप रहा था और झांग लुलू का दिल शांत नहीं हो पा रहा था। क्या ये अभी भी प्राथमिक बिजली जादू था, एक बिजली का झटका? बिजली गिरने से, चाहे वो तीसरे स्तर की ही क्यों ना हो, किसी अंधेरे राक्षस को ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत नुकसान ही हो सकता था। लोगों को उनके लकवाग्रस्त होने का फायदा उठाकर किसी अन्य जादू का इस्तेमाल करके उन्हें गंभीर रूप से घायल करना पड़ता था। हालांकि मोफान द्वारा इस्तेमाल की गई लाइटनिंग स्ट्राइक जू झाओटिंग सहित अन्य लाइटनिंग छात्रों द्वारा इस्तेमाल की गई लाइटनिंग स्ट्राइक से अलग थी। उसकी बिजली नीले रंग की थी। उसकी बिजली में इतनी शक्ति थी कि हवा भी कांप उठी। यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दबाव था। शुरुआत में तो यह सिर्फ एक सामान्य बिजली का झटका था, लेकिन यह एक भारी जंजीर जैसी चीज में बदल गया जिसने उस अंधकार में राक्षस के शरीर को कुचल दिया और उसे पल भर में मार डाला। कियान जुन, जब उसने लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल किया तो उसने यही कहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी बिजली की शक्ति अब सामान्य स्तर की न रह गई हो? मजबूत, यह महान दानव, जिसे कभी नौसिखिया प्रतियोगिता में एक झटके में सबसे खराब प्रतिष्ठा मिली थी, वास्तव में इतना शक्तिशाली था। वे भयानक सेवक श्रेणी के जादुई जीव उसकी नजरों में बच्चों जैसे थे। उन्हें पूरी तरह से मार डालने के लिए उसे केवल प्राथमिक जादू का उपयोग करने की आवश्यकता थी। कियान जुन, जब झांग लुलू का दिल खुशी से उमड़ रहा था, तभी मो फैन ने एक बार फिर लाइटनिंग स्टार एटलस बनाया। इस स्टार एटलस की गति अपेक्षाकृत तेज थी और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि असंख्य डार्क बीस्ट्स के लगातार हमले से यह प्रभावित हुई हो। एक बार फिर एक अशुभ आवाज सुनाई दी, क्योंकि इस बार मो फैन ने अपने इंटरमीडिएट लाइटनिंग मैजिक पर अपने स्पिरिट ग्रेड लाइटनिंग सीड का इस्तेमाल किया। कियान जुन, लाइटनिंग सीड से की गई प्राथमिक जादुई शक्ति से ही वह एक डार्क बीस्ट को मार सकता था, तो फिर उससे भी अधिक शक्तिशाली मध्यवर्ती जादुई शक्ति का क्या होगा? कियान जुन के प्रभावों के साथ मिलकर उसकी शक्ति कितनी भयानक होगी? कियान जुन वज्र यक्ष, एक गहरे नीले रंग की निहारिका संघनित होने लगी। नीले रंग की बिजली बिना रुके गिरी। जब यह आधे रास्ते तक पहुंचा तो यह समान रूप से मजबूत कई बिजली की शाखाओं में विभाजित हो गया। कुछ ही दूरी पर स्थित धीमी गति से बहती हुआंगपू नदी इस अविश्वसनीय विनाशकारी नृत्य को प्रतिबिंबित कर रही थी। वह एक गहरे नीले रंग की क्रॉस लाइटनिंग थी, घनी, उग्र और मृत्यु की प्रबल आभा लिए हुए। धमाका, हवा में कंपन गूंज उठा। जब बिजली यक्ष 5 शाखाओं में बंटकर नीचे उतरा तो उसने न केवल अपने 5 लक्ष्यों को भेदा, बल्कि वज्र यक्ष के उतरने वाले क्षेत्रों में एक शक्तिशाली दबाव उत्पन्न हो गया। चाहे वो सीधे वज्रपात यक्ष के हमले में घायल हुए हो या कियानजुन के क्षेत्र के पास खड़े हो, इन छोटे काले राक्षसों का बचना नामुमकिन था। पहले और दूसरे में फर्क ये था कि पहले वाले खून की अनगिनत बूंदों में बदल गए, जबकि दूसरे वाले सीधे कीमा किए हुए मांस में तब्दील हो गए। कौन जाने मरने से पहले किसने ज्यादा दर्द सहा होगा। उसके कियानजुन थंडरबोल्ट यक्ष की शक्ति एक सामान्य श्रेणी के लाइटनिंग सीड से कहीं अधिक थी। ऐसा प्रतीत होता है कि शेष सभी डार्क बीस्ट्स मध्यवर्ती लाइटनिंग मैजिक के विस्फोट से मारे गए थे। उनमें से एक का भाग्य अच्छा था, बस उसके पैर बुरी तरह चकनाचूर हो गए थे। दुर्भाग्य से आत्मा भेड़िए ने उसे कुचल दिया। स्पिरिट वुल्फ ने धीरे धीरे इस डार्क बीस्ट को काटकर मार डाला। शायद चबाया जा रहा ये डार्क बीस्ट पछता रहा था कि क्यों वह अपने समूह के साथ ही नहीं मारा गया। इसके बजाय उसे आधे मिनट तक बिना किसी खास वजह के सिर्फ स्पिरिट वुल्फ की जिज्ञासा के कारण तड़पाया गया। पल भर में सभी अंधकार में राक्षस पूरी तरह से नष्ट हो गए। कुछ ही समय पहले मो फैन इन्हीं लोगों का शिकार था, लेकिन पल भर में वह एक खूंखार बिजली के देवता में बदल गया। ये तो सबको पता था कि 2-3 मध्यम स्तर के जादूगरों से निपटना इन काले राक्षसों के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। वे चालाक, फुर्तीले थे और टीम बनाकर हमला करना जानते थे। हालांकि मध्यम स्तर के जादूगर वाकई प्रभावशाली थे, फिर भी वे चारों ओर से हमला करने वाले इन जीवों के समूह का सामना नहीं कर सकते थे। इन काले राक्षसों के खून और मांस के टुकड़ों में बदल जाने के बाद ब्लैक वेटिकन के 4 शिष्यों को एहसास हुआ कि जिस लक्ष्य को उन्हें पकड़ना था वो कोई साधारण भेड़ नहीं थी, बल्कि एक खूंखार बाघ था। उनकी क्षमताएं बिल्कुल अलग स्तर की थीं। ये जानकारी स्कूल के अंदर छिपे छात्र द्वारा दी गई जानकारी से बिल्कुल अलग थी। पीछे हटो, हुई सान का चेहरा पीला पड़ गया था। वो मुड़ा और भागने लगा। अलग हो जाओ, हुई एर अपने तीनों साथियों को सलाह देते हुए अपेक्षाकृत शांत दिखाई दिया। उन चारों को पता था कि वे मो फैन का सामना नहीं कर सकते,
इसलिए वे चारों अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। मो फैन ने अपनी निगाहों से उन पर एक नजर डाली। उसके पैरों के नीचे तारों का एक उलझा हुआ पथ था जो न तो बहुत स्पष्ट था और न ही चमकीला। तुम उसका पीछा करो, मो फैन ने स्पिरिट वुल्फ से बात करते हुए नदी किनारे की ओर दौड़ रहे उस भूरे रंग के व्यक्ति की ओर इशारा किया। स्पिरिट वुल्फ तुरंत उस दिशा में पीछा करने लगा जिधर मो फैन इशारा कर रहा था। स्पिरिट वुल्फ को अपनी तेज गति का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। स्पिरिट वुल्फ ने सोचा कि 2 पैरों वाले धीमे इंसान को अपने 4 पैरों से हराना नामुमकिन है, क्यों न उसे पकड़ते ही उसका एक पैर काट दूं और फिर देखूं कि वो कितनी दूर तक भाग सकता है। मो फैन को उनका पीछा करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसकी वजह ये थी कि उसके पैर के नीचे की छाया एक रहस्यमय तारा एटलस में बदल गई थी और उससे एक अजीब सी काली आभा निकलने लगी थी। जाना। जैसे ही मो फैन ने अपने हाथ से धक्का दिया, एक विशालकाय शैडो नीडल बिना आवाज किए उसकी छाती के केंद्र से बाहर निकलने लगी। हालांकि वो हवा में उड़ती हुई इस छाया ऊर्जा को देख नहीं सका। कारखाने की खिड़कियों में पड़ रहे प्रतिबिंबों में सुरक्षा लैंपों से वह यह अंदाजा लगा सका कि कोई नुकीली चीज ऊपर से उड़ रही है। अगले ही पल दौड़ते हुई सी अचानक रुक गया। उसकी दौड़ने की गति और शरीर के 1 इंच भी न हिल पाने की असमर्थता ने एक बेहद अजीब मुद्रा बना दी। ये बेहद विचित्र लग रहा था। हुई सी का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके शरीर के नीचे की छाया में तलवार की तरह एक विशाल नुकीली चीज चुभी हुई है। इसके बाद उसके शरीर के आसपास से एक काली गैस निकलने लगी और यह घना कोहरा उसके चारों ओर मंडराने लगा। इससे उसकी जकड़न और भी बढ़ गई, मानो उसकी चेतना पर भी हमला हो गया हो। सभी को मरना होगा। मो फैन ने उस व्यक्ति की ओर देखा तक नहीं जिसकी परछाई को नियंत्रित किया जा रहा था, इससे पहले कि उसका शरीर परछाई में समा जाए। घोर अंधेरी फैक्ट्री में एक परछाई तेजी से आगे बढ़ने लगी। कुछ ही सेकंड बाद वह परछाई ब्लैक वेटिकन के सबसे शांत शिष्य के सामने प्रकट हुई एयर अपनी जान जोखिम में डालकर भागा। असल में वो पीछे मुड़कर देखना चाहता था कि क्या वह भयंकर मृत्यु देवता उसका पीछा कर रहा है या नहीं, लेकिन इसके बजाय वो लगभग उस भयानक मृत्यु देवता से टकरा ही गया। आग भड़की, हड्डियां जल उठी। अचानक उसकी हथेली में आग का एक गोला बन गया। मो फैन ने उसे बहुत करीब से हुई एयर की छाती के ठीक सामने फेंक दिया। आग की लपटें हुई एयर तक पहुंची और तेजी से उसके शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। हुई एयर के कपड़े पूरी तरह जलकर राख हो गए थे। उसके शरीर को जलाते हुए भयंकर लपटें उसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों में फैलने लगी। उसकी हड्डियां, जिन्हें जलना नहीं चाहिए था, भी राख में बदल गईं। जलती हड्डियों की लपटों ने अंदर और बाहर दोनों तरफ से उसे जला दिया। अगर मो फैन तापमान को नियंत्रित कर रहा होता तो वह लपटों की गर्मी को काफी हद तक बढ़ा सकता था। अगर वो ब्लैक वेटिकन के लोगों के प्रति नर्म रुख अपनाता तो वो उन लोगों का अपमान कर रहा होता जो उनके हाथों मारे गए थे। मो फैन ने अपने पीछे जल रही हुई एयर से आ रही चीखों को अनसुना करते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसकी निगाहें हुई वू पर टिकी थी, जिसने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। ये हुई वू काफी तेज दौड़ा। वो एक पवन जादूगर था। मो फैन ने भागते समय उसके पीछे एक लंबी पवन सुरंग देखी। वूश! मो फान के पैरों के नीचे से एक बार फिर भयंकर लपटें उठने लगी। मो फान का पूरा शरीर किसी अग्नि राक्षस जैसा लग रहा था। हालांकि उसके पूरे शरीर को भीषण आग ने जकड़ रखा था, फिर भी वो बेहद शांत दिख रहा था। हुई वो अपनी जान जोखिम में डालकर भागा। किसी को नहीं पता था कि पर्ल इंस्टीट्यूट में विंड के छात्र रहते हुए वो हमेशा से ब्लैक वेटिकन का एक वफादार अनुयायी रहा था। हालांकि उन्हें संसाधन नहीं मिले, लेकिन उनकी आशा हमेशा अधिक शक्ति प्राप्त करने की थी। ब्लैक वेटिकन उन्हें और भी अधिक शक्ति प्रदान करने में सक्षम था। हालांकि वो काफी दूर तक भाग चुका था, फिर भी हुई वू के मन में थोड़ा डर बाकी था। वह रूक प्रतियोगिता के दौरान मो फैन की अपार ताकत के बारे में पहले से ही जानता था, लेकिन कौन जानता था कि यह तो बस हिमवर्क का एक छोटा सा हिस्सा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस व्यक्ति के पास पहले से ही समनिंग और लाइटनिंग एलिमेंट हो, उसके पास शैडो एबिलिटीज कैसे हो सकती है। ये जानकारी जल्द से जल्द महान डीकन को देनी होगी। अचानक उसे अपने पीछे से एक भयावह आवाज सुनाई दी। आग की लपटें, विस्फोटित आकाश। हुई वू ने पीछे मुड़कर देखा। आंखों को भेद देने वाली लाल लपटें। उसे केवल भयंकर लाल लपटें ही दिखाई दे रही थीं जो उसकी ओर बढ़ रही थीं। जर्जर कारखाने से निकलती हुई लपटें बेहद विशाल थीं, मानो एक विशाल मुट्ठी का आकार ले रही हों। हालांकि वह उससे बहुत दूर था, लेकिन आग की उस मुट्ठी की शक्ति जरा भी कम नहीं हुई वो अपनी पवन पथरीली शक्ति का उपयोग करके दिशा बदलना चाहता था।
भीषण गर्मी के कारण उसकी त्वचा लगभग पिघलने लगी और उसकी विशाल मुट्ठी का आकार बढ़ने लगा। चाहे वो उससे छिपना भी चाहता, कोई रास्ता नहीं था। जब प्रचंड ज्वालाएं भड़क उठी तो हुई वू का पूरा शरीर उसमें समा गया। नजदीकी वार में फायरी फिस्ट किसी भी प्राणी को काले चूर चूर में बदल सकता था। दूरी बढ़ने पर लपटों का तापमान उतना ज्यादा नहीं होता था, फिर भी यह एक प्राथमिक जादूगर को काली लाश में बदलने में पूरी तरह सक्षम था। हुई वू ने सोचा कि अगर वह दूर भाग जाए तो वह इससे बच जाएगा। हालांकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कैंपस का वो दानव वास्तव में अग्नि शक्ति से युक्त है। हुई वो आग की लपटों से घिरे हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया था और पहचान से परे था, साथ ही उस पर अविश्वास के भाव भी स्पष्ट थे। वो ये बात कभी नहीं समझ पाया कि यह मध्यम स्तर का जादूगर वास्तव में 4 अलग अलग तत्वों से जादू कैसे प्राप्त कर सकता है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे जाने दीजिए। मुझे ये करने के लिए मजबूर किया गया था। विशालकाय छायादार नुकीली वस्तु में फंसे होने के कारण हुई सी मो फैन के सामने घुटने टेककर अपनी जान की भीख मांगने लगा। 4 तत्व, सचमुच 4 तत्व। इस उद्देश्य में कुल 4 तात्विक जादू शामिल थे। महान डीकन ने उन्हें बताया था कि यह उद्देश्य एक सहज द्वैत तत्व था। अगर वो सामान्य बुद्धि का प्रयोग करता तो मध्यवर्ती स्तर पर पहुंचने पर दूसरा पक्ष एक और तत्व जागृत कर लेता। उसके पास तो केवल 3 ही तत्व होने चाहिए। हालांकि 4 तत्व, अब इंसानों के बीच भरोसा कैसे हो सकता है? मो फैन इन पालतू गुलामों से बदतमीजी नहीं करना चाहता था। उसने स्पिरिट वुल्फ की ओर देखा, जिसके जबड़ों पर अभी भी ताज़ा खून लगा हुआ था, और उदासीनता से कहा, ये लो तुम्हारा आधी रात का नाश्ता। स्पिरिट वुल्फ का पेट अभी भरा नहीं था, और वह जानता था कि ब्लैक वेटिकन का यह अनुयायी इस समय जायंट शैडो स्पाइक के वश में है और हिल भी नहीं सकता। वह अभी अपने दांत साफ करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा साफ करना पड़ेगा। इसलिए उसने पहले अपने भोजन को फाड़कर धीरे धीरे खाने का फैसला किया। डार्क बीस्ट्स बहुत बदबूदार थे और उन्हें निगलना बेहद मुश्किल था। हालांकि ब्लैक वेटिकन के अनुयायियों का स्वाद बुरा नहीं था। ब्लैक वेटिकन के आखिरी अनुयायी की दर्द भरी अंतिम चीख कारखाने में गूंज उठी। मो फैन पहले ही कारखाने से बाहर निकलकर झांग लुलू की ओर बढ़ चुका था, जो अभी भी खून से लथपथ थी। मो फैन ने झांग लुलू को पहले भी देखा था। वो जू झाओटिंग की प्रेमिका थी। हालांकि वर्तमान झांग लुलू बेहोश हो चुकी थी। असल में वो उससे अपने 4 तत्वों का रहस्य गुप्त रखने के लिए कहना चाहता था, लेकिन ये स्पष्ट था कि अग्नि तत्व का प्रयोग करते करते वो पहले ही बेहोश हो चुकी थी। सौभाग्य से मो फैन हमेशा अपने साथ कुछ रक्त औषधि रखती थी। हालांकि ये रक्त औषधियां उसे ठीक नहीं कर सकती थी, लेकिन कम से कम उसे जीवित तो रख सकती थी। सबसे पहले उसे खून बहना रोकना था। मो फैन ने झांग लुलू को उठाया और उसे उस आत्मा भेड़िए की पीठ पर बिठा दिया जिसने अभी अभी अपना आधी रात का नाश्ता खत्म किया था। हम वापस चल सकते हैं, मो फैन ने आत्मा भेड़िए से कहा। आत्मा भेड़िए ने संतुष्टि से एक हड्डी थूक दी और फिर मो फैन और झांग लुलू को शहर की ओर वापस ले गया। शहर में बुलाए गए राक्षसों के खिलाफ नियम थे। जब मो फैन लोगों से भरी जगह पर पहुंचा तो उसे टैक्सी लेनी पड़ी। सौभाग्य से झांग लुलू की जान अब खतरे में नहीं थी, वरना खून बहने से उसकी निश्चित रूप से मौत हो जाती। काले राक्षस के पंजे से निकला तरल खून को जमने नहीं देता था। झांग लुलू को पास के अस्पताल ले जाने और अस्पताल के खर्च के रूप में काफी बड़ी रकम चुकाने के बाद आखिरकार एक उपचारक जादूगर आया और उसने उसे ठीक कर दिया। झांग लुलू का बहुत खून बह गया था और उसे अभी कुछ देर तक होश नहीं आएगा। मो फैन जानता था कि अस्पताल भी स्कूल जितना ही सुरक्षित है, इसलिए उसने अपने अपार्टमेंट लौटने से पहले एक संपर्क नंबर छोड़ दिया। बहन मो, आपको क्या लगता है कि वह छाया दानव कहाँ छिपा है? हमें अभी तक उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। ये बहुत परेशानी वाली बात है। तुतु की आवाज दरवाजे के बाहर से सुनाई दी। मो फैन ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसने दोनों लड़कियों से बात नहीं की क्योंकि उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। भारी मन से वह अपने कमरे की ओर चल पड़ा। दोनों लड़कियों ने थोड़ी देर के लिए अपनी बातचीत रोक दी। मो फैन के दूसरी मंजिल पर पहुंचकर अपने कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद दोनों ने आखिरकार एक दूसरे की ओर देखा। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या तुम उसके व्यक्तित्व के खिलाफ हो? और इस बार तो उसने सिस्टम की जागों की तरफ देखा तक नहीं। टुटू ने बुदबुदाते हुए कहा। ये क्या बकवास कर रही हो? मो नुजियाओ थोड़ी शर्मिंदा हो गई। ये छोटी बच्ची इस तरह बक बक क्यों करती रहती है? क्या तुमने नहीं देखा कि उसके कपड़ों पर कुछ भूरा रंग था? ऐसा लग रहा था जैसे सूखा खून हो। टुटू ने टिप्पणी की। मो नुजियाओ ने एक शब्द भी नहीं कहा।
पहले मिले संकेत के आधार पर ऐसा लगता है कि उसका किसी लड़ाई में हाथापाई हुई थी। खून का बड़ा धब्बा काफी ध्यान खींचने वाला था। आखिर यह आदमी कहाँ गया था और वो इतना खून से लथपथ क्यों था? क्या ऐसा हो सकता है कि इस महान दानव को अपने खाली समय में लोगों को मारना पसंद हो? वो खून तो साफ तौर पर उसका नहीं था, ए तुतु ने कहा। मुन उजियाओ अंदाजे से फैसला नहीं लेना चाहती थी, फिर भी उसने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक लंबी गली में कुछ ही लैंप आसपास के 10 मीटर के क्षेत्र को ही रोशन कर पा रहे थे। हरी पत्थर की दीवारों पर पुराने जमाने के कुछ लकड़ी के दरवाजे थे। अचानक उनमें से एक दरवाजा धीरे से खुला और उसके पीछे से एक बदबूदार जीव 4 पैरों पर रेंगता हुआ तेजी से अंदर आ गया। ऐसा लग रहा था कि वह अपने साथ एक जीवित व्यक्ति को भी ले जा रहा है। इसके बाद भूरे रंग का लबादा पहने एक व्यक्ति अंदर आया। अंदर जाने से पहले उसने ये सुनिश्चित करने के लिए गली की अच्छी तरह से जांच की कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। उस जगह के अंदर एक पुराना आंगन था। वहां ऐसे पेड़ थे जिन पर अब पत्ते नहीं थे। आंगन बेहद गंदा था, किसी ने उसकी सफाई नहीं की थी। पुराने घर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर आधा मुखौटा पहने एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में चाबुक जैसी कोई चीज थी, जिससे वो अपने बगल में खड़े अवज्ञाकारी 2 काले राक्षसों को पीट रहा था। सजा के कारण उनके शरीर पर घाव हो चुके थे। महाराज, इस बच्चे ने हमारी योजना को बर्बाद कर दिया, हुई यी ने कहा। जू झाओटिंग, हम आधा मुखौटा पहने उस आदमी ने धूल से सने जू झाओटिंग को देखा। उसके चेहरे का दूसरा हिस्सा, जो देखने में ठीक लग रहा था, एक ठंडी, क्रूर मुस्कान लिए हुए था। जू झाओटिंग कमजोर था और उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, फिर भी वो इस अजनबी व्यक्ति को पहचानने में सक्षम था। ध्यान से देखने के बाद जू झाओटिंग ने बेहद गुस्से से थूकते हुए कहा, ये तुम हो। वो शहर का आकार सीमित था। जो लोग लगभग एक ही उम्र के थे और असाधारण गुणों के लिए जाने जाते थे, वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को जानते थे। युआन जू झाओटिंग को जानती थी और जू झाओटिंग भी युआन को पहचानती थी। हालांकि जू झाओटिंग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुज वोयुन, जिसे अपना उत्तराधिकारी मान रहा था, वह वास्तव में ब्लैक वेटिकन का कोई व्यक्ति था। ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति बो शहर की तबाही के पीछे के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। तो ये एक पुराना परिचित था। मुझे आपके साथ कुछ खास व्यवहार करना होगा, युआंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे आधे चेहरे वाले राक्षस, तुझे मरना नहीं आता होगा, जू झाओटिंग ने उसे शाप दिया। युआन की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसका पूरा व्यक्तित्व उदासी में डूबने लगा। चेहरा खराब हो जाने के बाद युआन को सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि कोई भी उसका जिक्र करे। आजकल वो जिन जगहों पर जाता था, वहां तो शीशा रखना भी मना था। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, मैं तुम्हारे साथ विशेष व्यवहार करूंगा। जो भी व्यक्ति ब्लैक वेटिकन के खिलाफ जाएगा, उसका जीवन अच्छा नहीं होगा, युआंग ने ठंडे स्वर में कहा। महान भिक्षु, ऐसा लगता है कि हुई वू, हुई सी, हुई सान और हुई एर की मृत्यु हो गई है, हुई यी ने फुसफुसाते हुए कहा और उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। क्या ये जादू के दरबार के लोग थे? युआंग का चेहरा तुरंत बदल गया। इसके तुरंत बाद जो लक्ष्य सामने आया वो महत्वपूर्ण था। उसने उस बच्चे के साथ आए लड़की को भी बचा लिया, हुई यी ने कहा। जब जू झाओटिंग ने यह सुना तो वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। जब तक झांग लुलू ठीक थी, उसे इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं वो इन पागल लोगों के हाथों में न पड़ जाए। युआन के हाथ में मौजूद चाबुक तुरंत जू झाओटिंग के चेहरे की ओर चला गया। ये स्पष्ट था कि युआन एक ही पल में अपने 4 साथियों को खोने से बेहद क्रोधित था। तुम उस लड़की के बच जाने से खुश हो, है ना? युआन जू झाओटिंग के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में मौजूद चाबुक ने एक बार फिर बेरहमी से वार किया और उसने उग्र स्वर में कहा, मैं तुम दोनों को इस दुनिया में जिंदा रहने का पछतावा करवाऊंगा। इतना कहने के बाद युआंग ने खून से लथपथ जू झाओटिंग को सीधे पुराने घर के अंदर घसीट लिया। जब हुई यी ने युआंग को एक बार फिर एक जीवित व्यक्ति को घर में घसीटते हुए देखा तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। ब्लैक वेटिकन में कुछ लोग जिन्होंने दूसरों को नाराज किया था या नियमों का उल्लंघन किया था, उन्हें मृत्यु से भी बदतर पीड़ा सहनी पड़ती थी, खासकर जब वे उस महान डीकन के हाथों में पड़ जाते थे जिसका हृदय दिन प्रतिदिन विकृत होता जा रहा था। ओह, नाश्ता! मो बहन सच में बहुत अच्छी है, उन्होंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता खरीदा है। जल्दी करो और अपना आभार व्यक्त करो। सुबह सुबह ए तुतु ने नींद से बेसुध मो फैन को अपने कमरे से बाहर आते देखा और तुरंत उसे स्वादिष्ट नाश्ते के बारे में बताया। मो फैन ने बिल्कुल भी विनम्रता नहीं दिखाई और उसे लेकर खा लिया। तुम्हारे पास बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है, ए टुटू ने नाराजगी से कहा।
शेडो बीस्ट पर आपकी जांच कैसी चल रही है? मो फैन ने बिना सोचे समझे पूछा। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, हमारे काम को चुराने की हिम्मत मत करना। सीधे शब्दों में कहें तो शेडो बीस्ट हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। तुतु ने ये कहते हुए अपनी भारी छाती पर हाथ मारा। दरअसल मुन उजियाओ ने कुछ देर सोचने के बाद ईमानदारी से कहा, दरअसल मुझे लगता है कि इस बार की परीक्षा शेडो बीस्ट को ढूंढने जितनी आसान नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? मो फैन ने पूछा। फिलहाल मो फैन का शेडो बीस्ट को ढूंढने का मन नहीं था। ब्लैक वेटिकन पहले से ही उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और इतना ही नहीं, उन्होंने जू झाओटिंग को भी इसमें शामिल कर लिया था। जू झाओटिंग को ले जाया गया, किसी को नहीं पता था कि वह जीवित है या नहीं। इस समय मो फैन को इसी बात की सबसे ज्यादा चिंता थी। डीन शियाओ ने कहा था कि शेडो बीस्ट को आयरन बीस्ट केज में वापस ले जाने के बाद आपका मिशन पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि शेडो बीस्ट को पकड़ लेने के बाद भी आपका मिशन पूरा नहीं होगा, मुन उजियाओ ने कहा। बहन मो, आपका कहना है कि स्कूल को इस बात की परवाह नहीं है कि शेडो बीस्ट को कौन ढूंढता है, नहीं इस बात की कि उसे कौन पकड़ता है। उन्हें तो बस इस बात की परवाह है कि आखिर कौन शेडो बीस्ट को स्कूल के आयरन बीस्ट केज में वापस पहुंचाता है। तो अगर कोई शेडो बीस्ट को पकड़ लेता है तो यह अमेरिकी फुटबॉल की तरह होगा। उन्हें रास्ते में दिखने वाले हर व्यक्ति को टैकल करना होगा। तुतु ने हैरानी से कहा। इसीलिए शेडो बीस्ट को पकड़ने से पहले हमें उस महत्वपूर्ण कारक पर विचार करने की आवश्यकता है, मुन उजियाओ ने कहा। आखिरकार डार्क बीस्ट सिर्फ एक प्रोत्साहन हो सकता है, छात्रों को फिर भी एक दूसरे से लड़ना ही होगा। तुतु अचानक चिल्लाए। मुन उजियाओ के विश्लेषण से मो फैन को अचानक एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। तो उसे बस उसे चुराना ही था। उस शेडो बीस्ट का पता लगाने के लिए इतनी मेहनत करने का आखिर क्या मतलब था? नाश्ता खत्म करने के बाद मो फैन उस अस्पताल की ओर चल पड़ा जहां झांग लुलू का इलाज चल रहा था। झांग लुलू की रिकवरी काफी अच्छी रही। हीलिंग मैजिशियन का जादू उन घावों को पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम था जो बहुत गहरे नहीं थे। हालांकि झांग लुलू की मानसिक स्थिति अपेक्षाकृत खराब थी। उसे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। उसकी आंखें बेहद लाल थीं। ये स्पष्ट था कि वह जू झाओटिंग को लेकर चिंतित थी। मो फैन उसे अस्पताल से उसके घर वापस ले गया। उसने उससे पूछना शुरू किया कि वह उस जगह पर क्यों थी। हम असल में शेडो बीस्ट को खोजने के लिए एक दल बनाने के लिए दूसरे तत्वों के छात्रों की तलाश कर रहे थे। बाथरूम में किसी से मिलने के बाद जू झाओटिंग का चेहरा अचानक बदल गया। इसके बाद हम उस व्यक्ति के पीछे पीछे चले गए जो एक छात्र जैसा लग रहा था। उसका पीछा करते हुए हमें उसके पास कुछ काली चीजें मिली। उस समय मैं चाहती थी कि वह मेरे साथ चले, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और उनका पीछा करने लगा, झांग लुलू ने कहा। एक छात्र, मो फैन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लैक वेटिकन के अनुयायी पहले ही पल इंस्टीट्यूट में घुसपैठ कर चुके थे, या क्या उनके पास शुरुआत से ही पल इंस्टीट्यूट में कोई मोहरा मौजूद था ताकि वे अपना मिशन शुरू करते समय उसका फायदा उठा सकें? मो फैन का मानना था कि बाद वाली संभावना अधिक थी। पल इंस्टीट्यूट का प्रशासन बहुत सख्त था। वे किसी भी हालत में ब्लैक वेटिकन के लोगों को यूं ही घुसपैठ करने नहीं देते। ओह, उन्होंने कहा था कि वे तुम पर हमला करने वाले हैं, लेकिन वे स्कूल और मैजिक कोर्ट से भी डरते थे। इसलिए उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया जिससे उनकी पहचान आसानी से उजागर न हो, झांग लुलू ने कहा। ऐसा तरीका जिससे उनकी पहचान आसानी से उजागर न हो? मो फैन ने सिर झुकाकर सोचना शुरू किया। मुझे सटीक जानकारी नहीं है, झांग लुलू ने कहा। जाओ आराम करो। मैं जू झाओटिंग को जिस जगह ले गए हैं उस जगह का पता लगाने का कोई तरीका सोचूंगा, मो फैन ने कहा। हम मैजिक कोर्ट को सूचित कर सकते हैं, झांग लुलू ने कहा। केवल मैजिक कोर्ट ही वास्तव में ब्लैक वेटिकन को एक संगठन के रूप में नुकसान पहुंचा सकते थे। एक सामान्य व्यक्ति की ताकत ब्लैक वेटिकन के खिलाफ लड़ने में असमर्थ थी, जो डार्क बीस्ट्स को नियंत्रित करता था। अभी तो हम ऐसा नहीं कर सकते। एक बार मैजिक कोर्ट कोई कदम उठाए और ब्लैक वेटिकन के सदस्यों को इसकी भनक लग जाए तो हो सकता है कि वे अपनी योजना छोड़ दे। एक बार जब वे पीछे हटने का फैसला कर लेंगे तो हम जू झाओटिंग को ढूंढने की उम्मीद ही छोड़ देंगे, मो फैन ने कहा। झांग लुलू ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। इस समय उसे सचमुच नहीं पता था कि क्या करना है। जब मो फैन चला गया तो झांग लुलू सो गई। वह आधी नींद में और आधी जाग रही थी। जब उसका दिमाग पूरी तरह से जागता था तो उसके दिमाग में उन भयानक, क्रूर काले राक्षसों के दृश्य घूमते रहते थे। जब वह सो रही होती थी तो वही जीव उसके सपनों में दिखाई देते थे। झांग लुलू के नजरिए से डार्क बीस्ट से ज्यादा डरावनी या घिनौनी कोई चीज नहीं थी। उनके शरीरों से आने वाली दुर्गंध मानो अभी भी आसपास मंडरा रही हो।
झांग लुलू ने अपनी आंखें खोली, उसकी निगाहें पूरी तरह से खाली थीं। कमरा पूरी तरह अंधेरा था और पर्दा आधा खुला हुआ था। उसके कमरे के बाहर लगा लैंप कालीन पर रोशनी डाल रहा था। चारों ओर एकदम सन्नाटा था। कोई गंध। झांग लुलू इतनी तेजी से जागी कि मानो उसे दर्द हो रहा हो। उसका शरीर ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। हे भगवान, उसके कमरे में इस तरह की बदबू क्यों थी? शुरू में तो ये झांग लुलू का सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन जब उसने सूंघा तो उसे पता चल गया कि इस जगह पर वाकई वही गंध है। खटाक। अचानक गलियारे से किसी चीज के टकराने की आवाज आए। झांग लुलू इतनी डर गई थी कि मानो उसकी जान निकल गई हो। वो तुरंत बिस्तर से कूदी और नंगे पैर कमरे से बाहर भागी। वो इमारत की छत की ओर दौड़ पड़ी। दुर्गंध बढ़ती जा रही थी और नीचे से कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। झांग लुलू सीढ़ियों के बीच की छोटी सी दरार से होते हुए ऊपर की ओर जा रही थी। तभी उसने कुछ अजीब सी परछाइयों को हिलते हुए देखा। ये तो वही जीव है। झांग लुलू ने जरा भी हिचकिचाए बिना इमारत की छत की ओर दौड़ लगाए। उसे यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि अगर वो अपने कमरे में ही रही तो उसकी निश्चित मृत्यु हो जाएगी। अगर वो छत तक पहुंच गई तो वो अन्य इमारतों की छतों का इस्तेमाल करके भाग सकती थी। छत पर चढ़ने के बाद रात के सन्नाटे में वहां एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। वहां केवल ये छतें थीं जिन पर तरह तरह की चीजें बिखरी हुई थीं। जैसे ही वो छत पर बने पानी के जलाशय तक पहुंची, छत की ओर जाने वाला लकड़ी का दरवाजा तोड़कर खोल दिया गया। पलक झपकते ही 3-4 भयानक राक्षस ऊपर की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने अपने नुकीले दांत चाटे और उनकी आंखों में लालच भरी हरी रोशनी चमक उठी। उनसे ऐसी दुर्गंध आ रही थी कि लोगों को घिन आने लगी। गुगु गुगु। जैसे ही झांग लुलू दूसरी इमारत की छत पर कूदने वाली थी, उसे अचानक एहसास हुआ कि वहां एक काला राक्षस खड़ा है जिसका शरीर एक शापित आभा से घिरा हुआ है। ये भयानक राक्षस बेहद बदसूरत दिख रहा था। इसका कारण ये था कि उसके चेहरे पर ऐसी त्वचा चिपकी हुई थी जो अभी सड़ी नहीं थी, यहां तक कि वहां ताजा खून भी दिखाई दे रहा था। झांग लुलू लगभग बेहोश हो गई थी। वो अब कहीं भी भागने में असमर्थ थी। गुगु गुगु गुगु। छत तक उसका पीछा करने वाले अंधकार में राक्षसों के छोटे समूह ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। वे शापित आभा से घिरी उस अंधकार में राक्षस को सतर्कता से देख रहे थे। शापित अंधकार में दानव धीरे धीरे झांग लुलू के पास से गुजरा। उसकी लाल आंखों में शत्रुता और क्रोध झलक रहा था और उसके मुंह से कर्कश और भयानक चीख निकली। उस शापित अंधकार में दानव का लक्ष्य झांग लुलू नहीं था, बल्कि अंधकार में दानवों का छोटा समूह था। झांग लुलू अवाक रह गई जब उसने देखा कि शापित अंधकार में राक्षस ने अंधकार में राक्षसों के छोटे समूह पर हमला करना शुरू कर दिया है, तो उसे इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लगा। क्या वे साथ नहीं हैं? शापित आभा से युक्त अंधकार में दानव अपेक्षाकृत छोटे दानवों में से एक की ओर दौड़ा। उसकी गति स्पष्ट रूप से औसत अंधकार में दानवों से कहीं अधिक थी। छोटे दानव के प्रतिक्रिया करने से पहले ही शापित दानव ने उसके चारों अंगों को जकड़ लिया। न केवल वो तेज था, बल्कि शक्ति के मामले में भी शापित अंधकार में दानव कहीं अधिक शक्तिशाली था। नए अंधकार में दानव ने शक्ति से परिपूर्ण होकर छोटे अंधकार में दानव को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। मिश्रित मांस के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे और हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। उस शापित प्राणी ने उस छोटे से काले राक्षस को चीर फाड़ कर रख दिया। काला खून जमीन पर चारों ओर फैल गया। गुगुगु। बाकी बचे कुछ काले राक्षस डर के मारे कांप रहे थे, मानो भाग जाना चाहते हो। शापित काले राक्षस की निगाहें घूम उठी और उसके नुकीले काले पंजे अचानक एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़े। एक काला पंजा दीवार को चीरता हुआ उस अंधेरे राक्षस के पीछे से गुजरा जो बहुत धीरे धीरे भाग रहा था। जैसे ही काले पंजे उस अंधकार में दानव तक पहुंचे, उसकी गति अचानक रुक गई। उसके शरीर पर एक स्पष्ट एक्स चिन्ह उभर आया और वह रेखाओं के साथ कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। शापित अंधकार में दानव अत्यंत क्रूर प्रतीत हो रहा था। यद्यपि उसने अन्य 4 अंधकार में दानवों को भागते हुए देखा, फिर भी उसने उन्हें बख्शने का इरादा नहीं किया था। वो उनका नरसंहार कर रहा था। उसकी आंखों में दिख रहा दर्द केवल हत्या करने से ही कम होता प्रतीत हो रहा था। टकराना। ठंडी चांदनी छत को रोशन कर रही थी। एक ताकतवर काले राक्षस को झांग लुलू के ठीक बगल में बने पानी के जलाशय में फेंक दिया गया। गिरते ही वह बेजान सा छपा, जिससे पानी धीरे धीरे बाहर बहने लगा। चांदनी में ये दृश्य और भी चौंकाने वाला था। उन सबको मारने के बाद शापित अंधकार में दानव ने दहाड़ते हुए अपना सिर उठाया। यह आवाज इन गलियों में बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई दी। इससे शाम के समय इधर उधर भटक रहे कुछ शराबी डर गए और जमीन पर गिर पड़े। जल भंडार के किनारे झांग लुलू पूरी तरह से बेजान हो चुकी थी।
ये खूनी मंजर उसकी आंखों के सामने घटित हुआ था। चारों ओर खून के धब्बे बिखरे हुए थे। उसे लगा कि बहुत जल्द यही उसका अंत होगा। वो हिलने डुलने में असमर्थ थी। वो अपनी उस कुशल तारापथ कला को भी प्रकट नहीं कर पा रही थी, और तारा एटलस बनाना तो बिल्कुल असंभव था। उसके सामने खड़ा शापित अंधकार में राक्षस, जो अपने ही वंश के लोगों के खून से लथपथ था, अत्यंत शक्तिशाली था। वह इतना शक्तिशाली था कि झांग लुलू उसके विरुद्ध लड़ने में असमर्थ थी। दहाड़ने के बाद शापित अंधकार में दानव मुड़ गया। उसका चेहरा काले खून से सना हुआ था, और उसे केवल एक शब्द में वर्णित किया जा सकता था, दर्द। उस भयानक राक्षस के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, मानो उसने अपनी सारी भावनाएं खो दी हो। इतना ही नहीं, उसकी आंखों में केवल आक्रोश और क्रूरता ही दिखाई दे रही थी। झांग लुलू इस राक्षस की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके पैर अनजाने में ही कांपने लगे। शापित अंधकार में दानव उसे उसी तरह मारने की योजना नहीं बना रहा था जिस तरह उसने अपने रिश्तेदारों को मारा था। वह धीमी गति से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से जूझ रहा है, क्योंकि उसके कदम पीछे भी हट रहे थे। झांग लुलू का दिमाग बिल्कुल खाली था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि यह शापित अंधकार में राक्षस इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है। अपनी ताकत से तो यह उसे आसानी से मार सकता था। क्या तुम हिलना नहीं चाहते? किसी ने कहा। पहले खाली पड़ी इस छत पर एक आदमी प्रकट हुआ जो बेहद संदिग्ध लग रहा था। झांग लुलू ने तुरंत अपना सिर घुमाया और महसूस किया कि चांदनी रात में छत के एक किनारे पर आधा मुखौटा पहने एक आदमी खड़ा था। वो कब प्रकट हुआ, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो हमेशा से वही था? उसके शोर मचाने से पहले उसने उसे वहां बिल्कुल भी नहीं देखा था। तुमने मुझे सचमुच चौंका दिया। एक शापित अंधकार में राक्षस को वश में करना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए सिर्फ बेहद ताकतवर शरीर ही नहीं चाहिए, बल्कि आत्मा में घृणा और आक्रोश का भरा होना भी जरूरी है। किसने सोचा होगा कि तुम्हारे जैसा कोई एक अच्छे विश्वविद्यालय से इतना आक्रोश समेटे हुए होगा? तुम सचमुच हमारे काले वेटिकन में शामिल होने, हमारे हत्यारे गुलाम बनने के लिए उपयुक्त हो। अगर भागना चाहते हो तो भूल जाओ। हमारे काले वेटिकन की आत्मा की गुलामी ऐसी चीज है जिसे पार्थेनन मंदिर भी हल नहीं कर सकता। आधे मुखौटे वाले आदमी ने उपहास भरे लहजे में कहा। गुगु गुगु। शापित अंधकार में राक्षस ने उग्रता से छटपटाते हुए ये आवाजें निकाली। दुर्भाग्यवश उसकी आत्मा निराकार बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। ये बेड़ियां उस आधे नकाबपोश आदमी ने बनाई थी, और चाहे उसके मन में कितनी भी घृणा क्यों न हो, वो उस व्यक्ति पर कोई हमला करने में असमर्थ था। झांग लुलू वहीं खड़ी थी, लेकिन वो उनकी बातें समझ नहीं पा रही थी। शुरू में तुम्हारा ये बदलाव देखकर मैं बहुत उत्साहित था। मैं शायद तुम्हारे साथ नरमी बरत सकता था, लेकिन तुमने भागकर अपने कई रिश्तेदारों को मार डाला। इसलिए सजा के तौर पर आधे नकाबपोश व्यक्ति ने एक भयानक मुस्कान बिखेरी और झांग लुलू को ऐसे घूरने लगा जैसे वह कोई जानवर हो। उसने धीरे से आदेश दिया, जाओ, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। बच्चों को खेल खेल में चीजों को फाड़ना पसंद होता है, और तुम मेरे लिए नवजात शिशु से कम नहीं हो। ये लड़की तुम्हारी खिलौना होगी, तुम इसे जैसे चाहो वैसे फाड़ सकते हो। झांग लुलू का चेहरा पीला पड़ गया। आधे नकाबपोश आदमी के ये शब्द सुनने के बाद झांग लुलू का पूरा शरीर सिहर उठा। गुगु गुगु। शापित अंधकार में दानव अत्यंत क्रोधित होकर आधे मुखौटे वाले व्यक्ति की ओर दहाड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? क्या तुम जीने से थक गए हो? आधे नकाबपोश आदमी ने अपने विंडब्रेकर के अंदर से एक काला चाबुक निकाला। ये चाबुक बांह जितना मोटा था। जब उसने शापित अंधकार में दानव की ओर वार किया, तो शापित अंधकार में दानव सचमुच उससे बच नहीं पाया। क्रैक। शापित अंधकार में राक्षस पर चाबुक पड़ने के बाद उसकी पीठ पर खून का एक निशान दिखाई दिया। जाओ, उसे मार डालो, आधे नकाबपोश आदमी ने चिल्लाकर कहा। अपनी लाल आंखों के साथ शापित अंधकार में राक्षस झांग लुलू की ओर बढ़ने लगा। शापित आभा और असहनीय दुर्गंध ने तुरंत झांग लुलू को घेर लिया। वो इतनी भयभीत हो गई कि डर के मारे फर्श पर गिर पड़ी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैंने उसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हें ऐसा महसूस कराऊंगा कि तुम मर जाना चाहोगे, आधे नकाबपोश आदमी ने भयावह लहजे में कहा। शापित अंधकार में राक्षस झांग लुलू के और करीब आता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पंजे ऊपर उठ रहे हों। हालांकि उसकी बांह भी कांप रही थी। सड़ता हुआ पीड़ादायक चेहरा विकृत होने लगा। अंततः उसका पंजा अपने ही कंधे पर प्रहार कर गया। तुरंत ही उसके शरीर में एक गहरा घाव हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह अपनी भुजाओं को काट डालना चाहता हो। तभी उसके गले की गहराइयों से एक कर्कश ध्वनि निकली। तुम मेरे आदेशों का विरोध नहीं कर सकते। उसे मार डालो और तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा।
एक अंधकार में राक्षस की आत्मा जितने अधिक पाप धोती है उतनी ही शक्तिशाली हो जाती है और आत्मा की गुलामी की पीड़ा को उतना ही अधिक सहन कर पाती है। जल्दी करो, उसे मार डालो। आधा मुखौटा पहने उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए दहाड़ते हुए अपने आदेश दिए। युआन के लिए इस लड़की को मारना बहुत आसान था। हालांकि वह ये देखना चाहता था कि जू झाओटिंग, जिसे उसने एक शापित अंधकार में राक्षस में बदल दिया था, उसे कैसे मारता है। गोल्डन ओरिजिन अपार्टमेंट्स। मो फैन हाथ में फोन लिए बालकनी के पास खड़ा था। सुश्री तांग युए, आखिरकार आपने मुझसे संपर्क कर ही लिया। मो फैन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं इस समय हांगझोउ में हूं, मैं यहां से जा नहीं सकती। क्या आप ठीक हैं? मुझे कुछ जानकारी मिली है कि ब्लैक वेटिकन शंघाई में सक्रिय हो रहे हैं। वे सब आपकी ओर बढ़ रहे हैं, तांग युए ने अधीरता से कहा। मैं ठीक हूं। मेरा सामना केवल कुछ छोटे काले राक्षसों के समूह से हुआ और मैंने उन सभी को मार डाला, मो फैन ने कहा। ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर कुछ हो गया तो ब्लैक वेटिकन के तरीके बेहद क्रूर है। अगर तुम कभी उनके हाथों में पड़ गए तो वे तुम्हें राक्षस बना देंगे, इसलिए तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, तांगेयुए ने गंभीरता से कहा। कौन सा राक्षस? मो फैन ने थोड़ा उलझन महसूस करते हुए पूछा। अंधेरे जानवर, अंधेरे जीव। क्या वे जादुई जीव नहीं होते? मो फैन को समझ नहीं आया। दरअसल मो फैन को इस बात पर हमेशा से थोड़ा शक था। ऐसा लगता था कि ब्लैक वेटिकन के लोग डार्क बीस्ट्स को नियंत्रित कर सकते हैं। जादुई बीस्ट्स को नियंत्रित करने की क्षमता तो केवल समनर्स के पास ही होनी चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ब्लैक वेटिकन के सभी लोग समनर्स ही हो, है ना? वे जादुई जीव नहीं है, वे इंसान है, जीवित इंसान, तांगेयुए ने उससे कहा। क्या? मो फैन चौंक गया। जीवित लोग? क्या वे अंधकार में राक्षस जीवित मनुष्य थे? ये सभी जीवित लोग हैं जिनकी आत्माएं शापित है। ये ब्लैक वेटिकन की सबसे भयानक गुप्त तकनीक है, तांगयू ने कहा। जू झाओटिंग पकड़ा गया, मो फैन ने गंभीर स्वर में कहा। तांगयू चुप हो गया। जू झाओटिंग भी तांगयुए का छात्र था, वो उसके बारे में कैसे नहीं जान सकती थी। हालांकि तांगयू इस समय शक्तिहीन थी। मैजिक कोर्ट फिलहाल कोई बड़ा कदम उठाने में असमर्थ था। एक बार अगर उन्होंने कोई कदम उठाया तो ये ब्लैक वेटिकन समूह अपने द्वारा बिछाए गए अभेद्य जाल से भाग जाएगा। इसके अलावा जू झाओटिंग को वे पहले ही पकड़ चुके थे, उसके जीवित होने की संभावना बहुत कम थी। सुश्री तांगयुए, मुझे झांग लुलू के बारे में पता लगाना होगा। अगर जू झाओटिंग एक डार्क बीस्ट में बदल गया है तो इसका मतलब है कि उन्हें झांग लुलू के निवास स्थान का पहले से ही पता है, मो फैन ने कहा। झांग लुलू? वो कौन है? ये जू झाओटिंग की प्रेमिका है। वो शहर में हुए हादसे में जू झाओटिंग ने अपना पूरा परिवार खो दिया, सिर्फ वही बचा है। उसकी प्रेमिका हर समय उसके साथ रही है। मेरा मानना है कि झांग लुलू जू झाओटिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होनी चाहिए। मैं उसे कुछ भी नहीं होने दे सकता। मो फैन ने फोन रखते हुए अचानक कुछ महसूस किया। नीचे भागते हुए मो फैन ने उन नियमों की परवाह नहीं की जिनमें जानवरों को बुलाने पर रोक थी, और उसने सीधे अपने स्पिरिट वुल्फ को बुलाया। उसने स्पिरिट वुल्फ को झांग लुलू के घर की ओर भेजा। शाम के समय सड़क चौड़ी और खुली थी। उसका स्पिरिट वुल्फ सीधे सड़क पर दौड़ रहा था। इस जंगली जानवर के लिए किसी भी तरह के यातायात नियमों का कोई महत्व नहीं था। चांद की रोशनी ठंडी थी। ठंडी हवा उनके चेहरों पर तेज चाकुओं की तरह लग रही थी और उसकी ठंड बढ़ती जा रही थी। झांग लुलू अपने सामने सड़ते हुए चेहरे को देखकर अविश्वास से भर उठी। उन आंखों में भरी बुराई और नफरत को देखकर उसका अविश्वास और भी बढ़ गया। क्या ये जू झाओटिंग है? क्या ये जू झाओटिंग है? उसकी आंखें इतनी ज्यादा बाहर निकलने लगी कि मानो फट ही जाएं। उसके आंसू फिर से बहने लगे। दिल के दर्द के कारण झांग लुलू उन लंबे पंजों को भूल चुकी थी जिन्होंने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। इस क्षण उसे आखिरकार समझ में आ गया कि इस शापित अंधकार में राक्षस ने उसका पीछा करने वाले सभी अंधकार में राक्षसों को क्यों मार डाला। उसे ये भी समझ में आ गया कि इसने उस पर हमला करने से क्यों परहेज किया, और वास्तव में ये पहले उसकी रक्षा कर रहा था। हालांकि खून तेजी से बह रहा था और उसके साथ ही उसकी जान भी जा रही थी। उसके दिल में पंजे चुभने की प्रक्रिया में उसे अब डर नहीं लग रहा था। कम से कम उन गंदी चीजों के हाथों मारे जाने से तो बेहतर था। हा 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 हा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम खुद पर काबू नहीं रख सकते। तुम्हारे मालिक होने के नाते मैं तुम लोगों पर इतनी दया करता हूं कि तुम्हें अपने आखिरी शब्द कहने के लिए थोड़ा समय देता हूं, लेकिन जल्दी करो वरना उसका खून सूख जाएगा। उस समय तक तुम जो भी कहोगे वो सुन नहीं पाएगी। ओह, तुम बस गुगु गुगु कर पाओगे। लगता है इससे कुछ भी व्यक्त नहीं कर पाओगे। नकाबपोश आदमी को इसमें सचमुच मजा आ रहा था।
छत से गायब होने से पहले उसने एक असामान्य रूप से क्रूर मुस्कान के साथ अपनी लंबी जैकेट को चारों ओर घुमाया। ता छत पर खून का एक बड़ा धब्बा फैलने लगा। शापित दानव वहीं अकड़ा खड़ा रहा। उसके चेहरे पर दर्द के ऐसे भाव थे जिन्हें शब्दों में बयान करना असंभव था। गर्जन। जब वह बेतहाशा दहाड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो उसका गला फट जाएगा। चूंकि उसने पहले ही अपना मुंह खोल दिया था, इसलिए उसने अपनी कलाई पर काट लिया। गा। उसने अपनी कलाई काट ली, मानो वो अपने सबसे नफरत वाले व्यक्ति को काटकर मार डालना चाहता हो। वो क्रोध से दहाड़ उठा। उसके चेहरे पर लगातार गुस्से के भाव उभर रहे थे और उसकी कर्कश चीख लगातार छत पर गूंज रही थी। उसकी आंखों से निकलता काला तरल पदार्थ उसके कांपते हुए चेहरे पर मंडराता रहा और रुकता नहीं रहा। वो बेतहाशा अपने शरीर को काट रहा था और अपनी त्वचा को नोच रहा था। उसने अपने घातक पंजों से खुद को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस समय उसके द्वारा बदले गए स्वरूप के प्रति घृणा सभी सीमाओं को पार कर चुकी थी। घने काले साए में से एक आदमी ऐसे निकला मानो किसी दूसरी दुनिया से बाहर आ रहा हो। वो उस छत पर पहुंचा जो काले खून और कटे हुए अंगों के अवशेषों से भरी हुई थी। उसकी काली आंखें इस समय उस व्यक्ति को देख रही थीं जो लाल खून बहा रहा था। उसका आधा शरीर पानी के जलाशय में डूबा हुआ था और उसकी छाती पर एक कटा हुआ हाथ पड़ा था। उस हाथ के पंजे उसके शरीर में गहराई तक धंसे हुए थे। उसका पीला चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे ज्यादा दर्द न हो। इसका मतलब यही हो सकता है कि उसकी मृत्यु भय और निराशा के दौरान नहीं हुई थी। लड़की के बगल में एक धसी हुई आकृति थी जिसका शरीर चोटों से भरा था। उसकी आंखें लगातार उस लड़की को देख रही थीं, जिसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। वो फूट फूट कर रो रहा था, न तो भूत और न ही इंसान। उसका रोना एक सामान्य इंसान के रोने से बहुत अलग था। फिर भी मो फैन जानता था कि वह रो रहा है। मो फैन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मुझे खेद है, मैं बहुत देर से आया। मो फैन ने शापित अंधेरे राक्षस की ओर देखा। वो जू झाओटिंग था। मो फैन को पूरा यकीन था कि वह जू झाओटिंग ही था। कोई और काला राक्षस उस लड़की के शव की इतनी भीषण पीड़ा के बीच पहरा नहीं देता। जब मो फैन ने देखा कि जू झाओटिंग का दाहिना हाथ काट दिया गया है तो उसका दुख एक झरने की तरह फूट पड़ा। जू झाओटिंग ने धीरे धीरे अपना निराशा भरा चेहरा ऊपर उठाया। इस क्षण उसके भीतर बचे मानवीय गुणों ने मो फैन को पहचान लिया। उसने अचानक अपने पंजों से अपना पेट फाड़ दिया और धीरे धीरे अपने पेट से कुछ बाहर निकाला। मो फैन को थोड़ा संदेह हुआ जब उसने वो चीज ली जिसे जू झाओटिंग ने अपने भीतर से निकाला था। उस पर जमी गंदगी को साफ करने के बाद मो फैन तुरंत अचंभित रह गया। ये चमड़े की एक पट्टी थी। चमड़े पर स्पष्ट खरोंचे थी और वो चांदनी में एक नाम देख सका। ये तो ब्लू डीकन का नाम है। जू झाओटिंग ने उस ब्लू डीकन का नाम ढूंढ लिया, तांगयुए ने फोन पर उत्साहपूर्वक कहा। नाम रखने का क्या मतलब है? मो फैन ने पूछा। ब्लैक वेटिकन के अधिकांश लोगों की समाज में एक सम्मानित छवि है। ये नाम ब्लू डीकन दूसरों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करता है। दरअसल हमारे अनुमान के अनुसार आपके खिलाफ की गई कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड संभवतः पल इंस्टीट्यूट का एक छात्र है। बस हमें उसका नाम नहीं पता। इस बार हमारे मिशन का उद्देश्य यही ब्लू डीकन था और उसका नाम एक महत्वपूर्ण सुराग है। ब्लू डीकन वे लोग हैं जिनका रेड कार्डिनल सैलान से सीधा संपर्क है। अब हमें इस ब्लू डीकन के साथ सैलान को ढूंढने की उम्मीद है, तांग्यू ने गंभीर स्वर में कहा। तो फिर आपको जल्दी से अपने वरिष्ठों को बताना चाहिए। साथ ही क्या जू झाओटिंग को वापस लाने का कोई तरीका है? मो फैन ने अपना फोन पकड़े हुए जू झाओटिंग की ओर देखा, जो अभी भी मृत झांग लुलू के ऊपर बैठा हुआ था। शायद पार्थेनन मंदिर की देवी उसकी मदद कर सकती है, लेकिन जहां तक मुझे पता है पार्थेनन मंदिर की 12 महिला उम्मीदवारों की हत्या कर दी गई है, इसलिए देवी का पद अभी भी खाली है, तांगयुए ने उससे कहा। तो फिर कोई उम्मीद ही नहीं है। हालांकि मो फैन को नहीं पता था कि तांगयुए किसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन तांगयुए के लहजे से लग रहा था कि जू झाओटिंग के वापस लौटने की संभावना लगभग न के बराबर थी। ब्लैक वेटिकन की क्रूरता देखकर सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जाओ, उसका ख्याल रखो, मुझे कुछ काम है, तांगयुए ने जवाब दिया। ठीक है। फोन रखने के बाद मो फैन ने महसूस किया कि जू झाओटिंग ने पहले ही अपना सिर उठाकर मो फैन की ओर देखा था। गुगुगु। जू झाओटिंग ने अपने दूसरे बिल्कुल सही सलामत पंजे फैलाए और मो फैन की ओर एक अजीब सी आवाज निकाली। तुम क्या कहना चाहते हो? मो फैन ने समझने की कोशिश की। गुगुगु। जू झाओटिंग ने मो फैन की ओर इशारा किया और फिर उसके दिल के स्थान की ओर इशारा किया। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं? मो फैन स्तब्ध रह गया।
जू झाओटिंग ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें मैजिक कोर्ट ले जाऊंगा। मैं उनसे कहूंगा कि वे अस्थायी रूप से तुम्हें अपने नियंत्रण में ले लें और तुम्हें वापस सामान्य स्थिति में लाने का कोई तरीका ढूंढें, मो फैन ने ईमानदारी से कहा। जू झाओटिंग ने सिर हिलाया। अब जब झांग लुलू इस दुनिया से चली गई है तो उसका रूप ऐसा हो गया है, और यहाँ तक कि उस सन की युआन को भी उसे गुलाम की तरह इस्तेमाल करने और लगातार लोगों को चोट पहुंचाने की छूट मिल गई है। अब तो उसे अपनी जान ही दे देनी चाहिए। जू झाओटिंग स्वयं अपनी जान नहीं ले सका। उसकी आत्मा गुलाम थी, इसलिए वो खुद को मार नहीं सकता था। इसीलिए उसने मो फैन से मदद मांगी। मरना एक प्रकार की राहत की तरह होगा, खासकर जब ये ब्लैक वेटिकन से हो। मो फैन टस से मज नहीं हुआ। भला वो कुछ कर भी कैसे सकता था? जू झाओटिंग ने देखा कि मो फैन कोई हरकत नहीं कर रहा है, इसलिए वह अचानक घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने खून से लथपथ सिर को लगातार जमीन पर पटका। वो मो फैन से गिड़गिड़ा रहा था। वो इस तरह जीना नहीं चाहता था। वो किसी को मारने के लिए मजबूर नहीं होना चाहता था। उसे विश्वास था कि जब भी उसे किसी को मारना पड़ेगा, उसे आज का असहनीय दर्द याद आ जाएगा। वो इन सब से मुक्ति पाना चाहता था। शायद पीली जलधाराओं के रास्ते में उसकी मुलाकात दिवंगत झांग लुलू से भी हो जाए। मो फैन ने एक बार फिर तांगयुए के फोन पर कॉल किया। वो ये पुष्टि करना चाहता था कि क्या कोई दूसरा तरीका है। हालांकि तांगयुए ने उसे केवल निराशा ही दी। जो वो चाहता है वही करो, उसे शांति का अनुभव करने दो। तांगयुए की आवाज उदास थी। मो फैन ने लगातार उसके सामने झुक रहे जू झाओटिंग को देखा। उसके दिल में आग भड़क उठी। अंत में मो फैन ने सिर हिलाया। उसने जू झाओटिंग के अनुरोध से अपनी सहमति व्यक्त की। मो फैन की हथेली में गुलाबी रंग की ज्वालाएं संघनित हो गईं। वे जल रही थीं और इधर उधर उछलने लगीं। ज्वालाओं का प्रतिबिंब मो फैन के दृढ़ चेहरे पर दिखाई दे रहा था, और साथ ही जू झाओटिंग के खून से लथपथ और सड़ते हुए चेहरे पर भी प्रतिबिंबित हो रहा था। जब मो फैन ने जू झाओटिंग को देखा तो उसे तियानलैन मैजिक हाई स्कूल के उद्घाटन समारोह और उस बिजली तत्व वाले छात्र की याद आ गई जिसने पूरे स्कूल को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उस समय वह बेजोड़ रूप से चमक रहा था। जब भी वह मो फैन को देखता, उसके चेहरे पर घमंड झलकने लगता। आखिर वो स्कूल का इकलौता बिजली तत्व वाला छात्र था। कम से कम मो फैन तो यही सोचता था। तुम बिना किसी पछतावे के जा सकते हो। मो फैन ने गहरी सांस ली। उसे अपने गले में एक तेज चुभन महसूस हुई। अंततः उसकी उंगलियों के बीच से गुलाबी लपटें निकली। वे एक पवित्र सीरम की तरह लग रही थीं क्योंकि वे जू झाओटिंग के सिर पर गिर रही थीं। ज्वालाओं का तापमान अत्यंत उच्च था। गुलाब की ज्वालाएं उसके शरीर को जला रही थीं, साथ ही वे उसके बगल में खड़ी झांग लुलू के शरीर तक भी फैल गईं। जू झाओटिंग, जिसका पूरा शरीर आग की लपटों से घिरा हुआ था, ने झांग लुलू को कसकर गले लगा लिया। आग की लपटें भयंकर रूप से फैल रही थीं। मो फैन नहीं चाहता था कि जू झाओटिंग आग की पीड़ा सहे, इसलिए उसने आग की लपटों को और तेज कर दिया और जल्दी से जू झाओटिंग की जान ले ली। तेज लाल लपटों से कुछ पंखुड़ियां ऊपर उठीं। वे एक गर्म पवित्र अंत्येष्टि समारोह में तब्दील हो गईं। आग ने झट से जू झाओटिंग और झांग लुलू को काली धूल में बदल दिया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मो फैन ने उनकी तरफ पीठ कर रखी थी। ठंडी चांदनी सुनसान छत पर बिखर रही थी। आग की लपटों की तेज रोशनी में मो फैन की परछाई उसके सामने फैल रही थी। इस समय मो फैन की मुट्ठी कसकर बंद थी। झांग लुलू और जू झाओटिंग के अंतिम संस्कार के साथ ही मो फैन के सीने में भड़कती आग और भी भयंकर हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वह उसके आसपास की हवा को भी जला देगी। उसने सख्ती से हाथ उठाया और मोबाइल कान के पास रख लिया। बेहद गंभीर स्वर में उसने पूछा, सुश्री तांग्यू, आपने पहले बताया था कि इस बार के ऑपरेशन का मुख्य सरगना पर्ल इंस्टीट्यूट में छिपा हुआ है ना? हाँ, दुर्भाग्य से हमें उसका नाम नहीं पता। जब तक हमें जू झाओटिंग से जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक हमें उनके खुद सामने आने का इंतजार करना होगा। अगर मैं उन्हें मुझ पर डोरे डालने का मौका दे दूं तो क्या होगा? मो फैन ने ईमानदारी से पूछा। अगर भूमिगत पवित्र झरना सचमुच आपके हाथों में है, तो वे जोखिम होने पर भी कार्रवाई करेंगे, तांगयुए ने कहा। ठीक है, मैं उन्हें मुझ पर हमला करने का मौका दूंगा। आप क्या करने जा रहे हैं? सुश्री तांग्यू, कृपया जल्दी से ब्लू डीकन को ढूंढ लें। पर्ल इंस्टीट्यूट वाले को मैं संभाल लूंगा, मो फैन ने कहा। इतना कहकर मो फैन ने फोन काट दिया। उसके पीछे की लपटें धीरे धीरे बुझने लगी थीं। तभी मो फैन ने हिम्मत करके अपना शरीर पीछे मोड़ा। अस्थियों की राख को आपस में मिला हुआ देखकर मो फैन की निगाहें एकदम ठंडी हो गईं। आप दोनों बिना किसी चिंता के जा सकते हैं। मैं, मो फैन, तुम्हारे लिए बदला लूंगा।
लिंगलिंग, क्या तुम्हें शैडो बीस्ट का ठिकाना मिल गया? मो फैन ने पूछा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आपकी नौकरानी बन गई हूँ? हालांकि मैं होंगझोऊ में हूँ, फिर भी मुझे शंघाई में सुराग ढूंढने में आपकी मदद करनी पड़ रही है। ठीक है, ठीक है। मेरे लिए शैडो बीस्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसने उसे पकड़ा है उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। शैडो बीस्ट शेन मिंगशियाओ नाम के किसी व्यक्ति के हाथ लग गया है, लिंगलिंग ने कहा। मुझे उन्हें ढूंढने में मदद करो, कोई बात नहीं। मो फैन की आवाज सुनकर लिंगलिंग को लगा जैसे कोई ज्वालामुखी फटने ही वाला हो। हालांकि लिंगलिंग को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए शैडो बीस्ट को ढूंढना इतना जरूरी क्यों था, फिर भी वो हर संभव तरीके से उसकी मदद करेगी। मैंने उन्हें ढूंढ लिया है, वे पर्ल इंस्टीट्यूट के दक्षिण में स्थित एक्सप्रेस डिलीवरी के गोदाम में है। लिंगलिंग की कार्यकुशलता बहुत उच्च थी। सुरागों का पीछा करने और पता लगाने में माहिर एक कुशल शिकारी वास्तव में सामान्य शिकारी से कहीं बेहतर थी। ठीक है, 2 घंटे में मेरी मदद करो और सबको बता दो कि मैं, मोफैन, सुबह सुबह शैडो बीस्ट को बीस्ट आयरन केज में ले जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम ये सुनिश्चित करो कि इस परीक्षा में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति को इसकी जानकारी हो। मो फैन ने कहा। आप क्या कर रहे हो? मैं एक सांप को उसके बिल से बाहर निकाल रहा हूं। मो फैन उस बदमाश को ढूंढना चाहता था जिसने जू झाओटिंग और झांग लुलू की मौत का कारण बना। चूंकि उनके खुद को उजागर करने से पहले वो उनकी पहचान नहीं जान सका, इसलिए उसके पास केवल एक बड़ा जाल फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब शैडो बीस्ट उसके हाथ में आ जाता तो सभी भाग लेने वाले छात्र उस पर हमला कर देते। इसमें ब्लैक वेटिकन का वो सदस्य भी शामिल था। वो शैडो बीस्ट का इस्तेमाल अपने असली उद्देश्य को छिपाने के लिए भी कर सकता था। हालांकि मो फैन उसे जरूर बेनकाब कर देगी। वो उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। यह एक गोदाम था जिसका जल्द ही जीर्णोद्धार होने वाला था। ये लगभग एक कक्षा के आकार का था और इसके अंदर कुछ कबाड़ पड़ा हुआ था। इस समय अंदर थोड़ी ठंडी हवा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि गोदाम के बीचों बीच एक तेंदुए जैसी शारीरिक बनावट वाले जीव के चारों ओर मोटी बर्फ की जंजीरें जकड़ी हुई थीं। इस जीव के शरीर पर घने बाल थे जो इसकी आंखों को भी ढके हुए थे। इसकी लंबी पूंछ अंधेरे में चमकती हुई दिखाई देती थी और देखने में बेहद आकर्षक लगती थी। कितना सुंदर है! रात होते ही हम इसे गंतव्य तक ले जाएंगे। हमारा मिशन पूरा हो चुका है, शेन मिंगशियाओ ने अपनी टीम से कहा। मैं बहुत थक गया हूं, हम लगभग हार ही गए थे। अच्छा नहीं हुआ, मुझे जाकर आराम करना चाहिए। ये कहते हुए लुओ सोंग ने अपने शरीर पर मौजूद चर्बी को सहलाया। शेन मिंगशियाओ ने बाकी तीनों से कहा, हम इन तीनों को यहीं छोड़ सकते हैं। इस बार शैडो बीस्ट को पकड़ने के लिए शेन मिंगशियाओ और लुओ सोंग ने बहुत मेहनत की थी। बाकी तीनों को ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने उनकी मेहनत का फायदा उठाया हो, इसलिए शैडो बीस्ट की देखभाल करना स्वाभाविक रूप से उनका काम था। बाकी तीनों ने कुछ नहीं कहा। वे गोदाम के अंदर बैठे रहे और रात भर उसकी रखवाली करने की तैयारी करते रहे। लुओ सोंग और शेन शियाओमिंग साथ में बंदरगाह के किनारे एक रेस्तरां में गए और पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद वे वापस अपने घर लौटते समय बातें करते रहे। भाई लुओ, चिंता मत करो। एक बार जब हम त्रिचरणीय मंदिर में प्रवेश कर लेंगे तो क्या उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए मेरे संपर्क का इस्तेमाल करना आपके लिए उचित होगा? हम उससे खुद निपट लेंगे। कितना हास्यास्पद है। अगर मैं, शेन मिंगशियाओ, स्कूल देर से नहीं आता तो हम उसके जैसे देहाती को सबको प्रभावित करने कैसे दे सकते थे? शेन मिंगशियाओ ने मुस्कुराते हुए लुओ सोंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। बिल्कुल, इस पल इंस्टीट्यूट में तो हमें ही हंगामा खड़ा करना चाहिए। जब हमारे परिवार एक साथ मिल गए हैं तो हम बाई परिवार या मुंह परिवार से क्यों डरेंगे? लुओ सोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। पेट भर खाना खाने के बाद वे लड़खड़ाते हुए घर वापस जाकर सोना चाहते थे। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस समय उनका फोन बजने लगेगा। शेन मिंगशियाओ ने देखा कि उसके बड़े भाई शेन लिन का फोन था। उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। बड़े भाई, क्या आप हमारी प्रगति के बारे में पूछने के लिए फोन कर रहे हैं? चिंता मत करो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, क्योंकि आपने इस मिशन को पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए हंटर्स यूनियन के संसाधनों का इस्तेमाल किया था। हमने शैडो बीस्ट को पकड़ लिया है। क्या ऐसा है? तो फिर मुझे ये खबर कैसे मिली कि मो फैन नाम का कोई व्यक्ति शैडो बीस्ट को बीस्ट आयरन केज में घसीट कर ले जाएगा? शेन लिन ने शांत भाव से कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? शैडो बीस्ट इस समय हमारे नियंत्रण में है। वो आदमी जरूर झूठ बोल रहा होगा, शेन मिंगजियाओ ने तिरस्कारपूर्वक कहा। क्यों न मैं उन्हें फोन करके पूछ लूं? लुओ सोंग ने थोड़ी चिंता से कहा। उसने अपना फोन निकाला और पीछे छूटे दस्ते के एक सदस्य को फोन किया, लेकिन कॉल नहीं लगी।
उन तीनों के नंबर नहीं लगे। शेन मिंगशियाओ और लुओ सोंग ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के मन में एक ही बात आई, धत तेरे की। वे दोनों दौड़कर पुराने गोदाम की ओर गए। उन्होंने देखा कि गोदाम का दरवाजा खुला था और अंदर कोई शैडो बीस्ट नहीं था। वहां केवल उनके दस्ते के 3 सदस्य बेहोश पड़े थे। बहुत शर्मनाक बात है, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारा सामान लूटने की। चलो उसे ढूंढते हैं। शेन मिंगशियाओ तुरंत गुस्से से भड़क उठी। उन्होंने शैडो बीस्ट को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत की थी, लेकिन फिर उसे किसी और ने चुरा लिया। भला शेन मिंगशियाओ का स्वाभिमान भला इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था। लुओ सोंग का गुस्सा और भी बढ़ गया। भला फिर से मो फैन ही क्यों, वो पहले ही 3-4 बार उससे पंगा ले चुका था। इस बार तो वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। पर्ल इंस्टीट्यूट का बीस्ट टैमिंग आयरन केज समृद्ध छात्रों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया था। इसका उद्देश्य कुछ बुलाए गए जानवरों को बेकाबू होने से रोकना था। पर्ल इंस्टीट्यूट के एजियो कैंपस के बिल्कुल बाहरी किनारे पर, एक ऐसी जगह पर जो किसी पुरानी पहाड़ी के बहुत करीब थी, बीस्ट टैमिंग आयरन केज स्थित था। आमतौर पर वहां ज्यादा लोग नहीं होते थे। जब मो फैन द्वारा शैडो बीस्ट को पकड़ने की खबर फैली, तो अब तक असमंजस में पड़े लगभग सभी छात्रों की आंखें चमक उठी। वे पहले से ही वहां उसका घात लगाकर इंतजार कर रहे थे। मजेदार बात यह थी कि एक ही विचार रखने वालों की संख्या कम नहीं थी। छिपने के लिए कुछ ही जगहें थी, इसलिए ऐसा लग रहा था मानो कई बड़े बड़े लोग एक एक करके एक छोटी सी अलमारी में घुस रहे हों। उनमें से कुछ एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसलिए वे केवल अजीब तरह से एक दूसरे का अभिवादन कर पाए। धत तेरे की, मुझे इस बदमाश को लाश में बदलना ही होगा। इसने सबको बुलाने की हिम्मत कैसे की। शेन मिंगशियाओ गुस्से से पागल होते हुए बोला। जिस शैडो बीस्ट पर उसने इतनी ऊर्जा खर्च की थी, आखिरकार उसकी घोषणा सबके सामने की जा रही थी। मूर्खों का एक समूह यहां अपना हिस्सा लेने आया था। शेन मिंगशियाओ की क्षमता बेहतर होने पर भी वो लगभग 1000 छात्रों से मुकाबला नहीं कर सकता था। बड़ी बहन मो, क्या मो फैन ने सचमुच छाया राक्षस को पकड़ लिया। तुतु ने छत पर छिपते हुए फुसफुसाया। क्या तुमने तस्वीर नहीं देखी, मो नुजियाओ ने कहा। लेकिन क्या उसका दिमाग खराब हो गया था। शैडो बीस्ट को पकड़ने के बावजूद उसने सेल्फी क्यों ली और उसे अपने दोस्तों के ग्रुप में क्यों भेजा। टुटू ने सोचा। टुटू ने अपने अंडरवियर उतार दिए थे और नहाने के बाद सोने की तैयारी कर रही थी। किसने सोचा होगा कि जब वह अपने फ्रेंड ग्रुप फीड को स्क्रॉल कर रही होगी, तो उसे एक सेल्फी दिखेगी। सेल्फी में मो फैन था और उसके बगल में एक स्पिरिट वुल्फ था जिसने शैडो बीस्ट को पकड़ लिया था। हे भगवान, क्या ये आदमी पागल हो गया है। न्यूज़फीड पर ऐसी चीजें भेजकर शैडो बीस्ट को पकड़ने वाला आमतौर पर सामान्य व्यवहार करते हुए उसकी पूंछ पकड़ लेता है और चुपके से उसे बीस्ट आयरन केज में पहुंचा देता है। इस मो फैन ने तो खुद को भगवान की तरह दिखाकर सीधे सीधे सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या वो जानबूझकर सबको चिढ़ा रहा था, वो मजाक कर रहा था या नहीं, ये तो समय आने पर पता चल जाएगा। उस संकरे मैदान में छिपे हुए 1000 लोगों को देखकर वे दोनों चुप हो गए। उन सभी को ये खबर मिल गई थी और इसलिए वे यहां आए थे। स्पिरिट वुल्फ, मुझे स्पिरिट वुल्फ दिखाई दे रहा है। शैडो बीस्ट भी वहीं है, उसे स्पिरिट वुल्फ घसीट रहा है। हे भगवान, महान दानव सचमुच आ गया। अचानक कैंपस का वो किनारा जो इतना शांत प्रतीत होता था, उबलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा हो, क्या मो फैन के दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है। मो फैन तय समय पर आया। वो मेपल के पेड़ों से घिरी डामर की सड़क पर सीधे आगे बढ़ता गया। चारों ओर मेपल के पेड़ थे। वो देख सकता था कि छात्र इधर उधर छिपने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे थे। वे सभी सुस्त महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि महान दानव सचमुच छाया दानव को घसीटकर यहां ले आएगा। सड़क के अंत में एक चौक था जिसमें एक फव्वारा था। फव्वारे के बीच में बुलाए गए जानवरों की कुछ मूर्तियां थीं। ये मूर्तियां पानी में डूबी हुई थी और उन पर कुछ काई जमी हुई थी। ऐसा लगता था कि वे कई वर्षों से वहीं थीं। मूर्तियों के पीछे बाई ज़ांगफेंग और उसके साथी छिपे हुए थे। उनकी निगाहें पहले से ही मो फैन पर टिकी हुई थी जो उनकी ओर आ रहा था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। फव्वारे की मूर्ति के दूसरी ओर एक जंगल था। परिष्कृत जिया वेनकिंग और वरिष्ठ फू तियानमिंग ने अपनी आंखें खोली, उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मो फैन आगे बढ़ता रहा। इस समय कुछ लोग ऐसे थे जो अब और चुप नहीं रह सकते थे और उन्होंने उसे घेर लिया। असल बात यह थी कि किसी ने भी पहल करने की हिम्मत नहीं की। महान दानव की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में सभी जानते थे। वहां मौजूद सभी लोग ये जानते थे कि जो भी पहले कदम उठाएगा, उसे ही सबसे पहले नुकसान उठाना पड़ेगा। वो सचमुच आ गया।
बहन मो, मुझे नहीं लगता कि आपको उसे भर्ती करना चाहिए। मुझे यकीन है कि वह दवाइयों के सहारे ही सामान्य स्थिति में है। उसने आज तो अपनी दवाइयां नहीं ली होंगी। तुतु ने छत से चिल्लाकर कहा। वहां से वो मो फैन को साफ देख सकती थी, और साथ ही उस छाया राक्षस को भी जिसे वो अपने साथ लाया था। मो नुजियाओ को ये बात इतनी सरल नहीं लगी। हालांकि चाहे वो कितना भी सोच विचार कर ले, उसे मो फैन के मन की बात समझ नहीं आ रही थी। 3 सीढ़ीदार पैगोडा में प्रवेश करना हर किसी का सपना होता है। आखिर ऐसा क्या कारण था कि उसने 3 सीढ़ीदार पैगोडा में प्रवेश करने का अवसर ही छोड़ दिया? इसके अलावा मो फैन आमतौर पर काफी चालाक दिखाई देता था, लेकिन आज वो बहुत उदास लग रहा था, और ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर के चारों ओर किसी प्रकार की काली आभा मंडरा रही हो। मो नुजियाओ ने इस तरह की काली आभा पहले कभी नहीं देखी थी। जब उसने अपने कुन के वन जेल तंत्र का प्रयोग किया, तो उसे भी इस तरह की काली आभा उभरती हुई दिखाई दी। क्या वो काला जादू जानता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके शरीर पर कोई डार्क ऑरा इक्विपमेंट लगा हो? मो नुजियाओ सावधानी से देख रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि मो फैन को समझना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। मो फैन पहले ही चौक में बने तालाब के केंद्र तक पहुंच चुका था। उसके चारों ओर लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन फिर भी उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसने पहला कदम उठाने की हिम्मत की हो। शेडो बीस्ट को स्पिरिट वुल्फ घसीट रहा था। स्पिरिट वुल्फ और उसका स्वामी एक ही थे। दोनों में से किसी ने भी अपने चारों ओर घिरे लोगों का सामना करते हुए कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया। मो फैन की निगाह सैकड़ों लोगों के बीच से गुजरी। उसे पता था कि जू झाओटिंग को चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से उन्हीं के बीच छिपा हुआ है, लेकिन आखिर वह कौन था? इसे कौन चाहता है? मो फैन ने शेडो बीस्ट की ओर इशारा करते हुए पूछा। इसे कौन चाहता है? सब लोग मन ही मन कोसने लगे। क्या ये सब बकवास नहीं था? वहां मौजूद लोगों में से कौन ऐसा था जो इसे नहीं चाहता था? मैं यूं ही कैजुअली इसका जिक्र कर रहा हूं। मेरे पुराने कस्बे में एक बेहद खास तरह का झरने का पानी मिलता है। मैं पहले इस शैडो बीस्ट के साथ समझौता करने वाला था, लेकिन इस आदमी ने उस झरने के पानी की बोतल ही निगल ली। अगर तुम्हें शैडो बीस्ट चाहिए तो ले लो, मुझे तो बस वो झरने के पानी की बोतल चाहिए, मो फैन ने आगे कहा। मो फैन ने अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से कही। बिल्कुल सही। वो काले वेटिकन के उस कमीने को, जो छात्र बनकर छिपा हुआ था, ये बताना चाहता था कि भूमिगत पवित्र जलप्रपात मो फैन के हाथों में है। अब वो इसका इस्तेमाल अपने कुत्ते को खिलाने के लिए, मतलब छाया राक्षस को खिलाने के लिए करने की योजना बना रहा था। अगर उसमें थोड़ी भी क्षमता होती तो वह बाकी सैकड़ों छात्रों से लड़ सकता था। यह आदमी, इसे हमारा उद्देश्य पता है। वो हमें उकसा रहा है। तो क्या हुआ अगर वो हमें फंसा रहा है? हर कोई शैडो बीस्ट को चाहता है, तो क्या हुआ अगर हम उसे चुरा लें? पकड़े जाने का कोई चांस ही नहीं है, फू टियानमिंग ने दांत भींचते हुए कहा। हाँ, यही हमारा एकमात्र मौका है। मैं वापस जाकर डीकन को एक असफल मिशन के साथ नहीं देखना चाहता। महामहिम महोदय, आपने काफी कुछ कह दिया है। पुजारी वहां एक मूर्ति की तरह खड़ा था। मो फैन को घूरते हुए उसकी आंखों में आक्रोश की आग जल रही थी। अगर निगाहों से मौत हो सकती तो मो फैन वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो गया होता। यह मनहूस मो फैन, इसने तो जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश की। ठीक है, मैं युआन देखना चाहता हूं कि तुम में किस तरह की क्षमता है। इस अफरा तफरी में तुम मुके और लात नहीं देख पाओगे। अगर किसी की मौत होती है तो यह ऐसी बात होगी जिसकी जांच स्कूल भी शायद न कर पाए। हम अफरा तफरी शुरू होने देंगे और फिर भूमिगत पवित्र झरने को छीन लेंगे। महोदय, मैंने अभी अभी इसकी जांच की है। शैडो बीस्ट की सांसों में वाकई अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की गंध है। अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग वाकई शैडो बीस्ट के पेट में है, ये सच है। सर, हमने पुष्टि कर ली है कि आसपास मैजिक कोर्ट से कोई नहीं है। जब तक हम स्कूल को धोखा दे सकते हैं, तब तक इस बार हमारे कारनामे उजागर नहीं होंगे, छात्र के वेश में छिपी हुई यी ने कहा। यू आंग ने सिर हिलाया। चूंकि कोई मरने की इच्छा रखता है तो वो उसकी मदद करेगा। वेटिकन की शक्ति का इस्तेमाल मत करो, हमें पहले शैडो बीस्ट को हराना होगा, युआंग ने कहा। मो फैन से घोर नफरत करने के बावजूद युआंग जानता था कि इस बार सबसे जरूरी काम भूमिगत पवित्र झरने को हासिल करना था। भूमिगत पवित्र झरने को प्राप्त करने के बाद युआंग नीले लबादे वाला भिक्षु बन जाएगा। उसकी शक्ति आसमान छू जाएगी। किसी को मरवाना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। समझ गया। समस्या यह है कि एजियो कैंपस में कई विशेषज्ञ हैं। मुझे संभवतः कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ये तो बस कचरे का ढेर है, युआंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। वो हिलने वाला नहीं था, उसके माथा ही शैडो बीस्ट को पकड़ने वाले थे।
अगर इन लोगों का पर्दाफाश भी हो जाए और उन्हें बलि चढ़ा दिया जाए तो भी युआंग इस पर पछतावा नहीं करेगी। मो फैन ने एक बार फिर अपने आसपास के वातावरण पर नजर डाली। वो समझ गया था कि केवल देखकर ही ब्लैक वेटिकन के सदस्यों को ढूंढना उसके लिए असंभव होगा। अपनी नजरें घुमाते हुए मो फैन ने अचानक एक परिचित चेहरा देखा। बाई ज़ांगफे, तुम हो। नौसिखिया प्रतियोगिता के दौरान मैंने तुम पर जो बिजली गिराई थी उसके लिए मैं तुमसे बहुत माफी मांग रहा हूं। मैं तुम्हें ये शैडो बीस्ट अपनी सच्ची माफी के तौर पर भेंट करता हूं। मो फैन ने बाई ज़ांगफे की ओर देखा, जो मानो उससे नाराज था। उसके चेहरे पर तुरंत एक मासूम मुस्कान आ गई। ये कहने के बाद मो फैन ने स्पिरिट वुल्फ को शैडो बीस्ट को बाई ज़ांगफेंग के सामने घसीटकर लाने का आदेश दिया। बाई ज़ांगफेंग वहां पूरी तरह से अचंभित खड़ा था। अपनी बहन को भाड़ में जाने दो। अगर तुम सच में ईमानदार होते तो ये चीज मुझे अकेले में देते और मैं तुम्हें भाई कहता। अब जब तुमने ये चीज मुझ पर फेंकी है तो मैं सबके निशाने पर आ गया हूं। जब उसने कहा कि वो इसे छोड़ देगा तो मो फैन ने शैडो बीस्ट की ओर देखा तक नहीं। उसने सीधे स्पिरिट वुल्फ से प्रतिबंधित शैडो बीस्ट को बाई ज़ांगफेंग की ओर फेंकवा दिया। जाओ जाओ, इसे चुरा लो, जल्दी करो और इसे चुरा लो। मैं मरते दम तक भी 3 सीढ़ी वाले मंदिर में जाऊंगा। जो भी मुझसे चोरी करने की हिम्मत करेगा मैं उससे लड़ूंगा। छात्र तुरंत बेकाबू हो गए। वे भूखे भेड़ियों की तरह लग रहे थे जो रेगिस्तान से निकलकर शैडो बीस्ट को चुराने की बेतहाशा कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले अपनी चाल चलने वाले व्यक्ति ने सबको चौंका दिया। वो बिल्कुल वांग लिटिंग था, अपने शक्तिशाली अस्थि शव दानव के साथ। वांग लिटिंग ने अस्थि शव दानव को छाया दानव के ऊपर हवा में मंडराया। इसने सीधे उन छात्रों पर हमला किया जिन्होंने पुरस्कार लेने की कोशिश की। ये स्पष्ट था कि उसके अस्थि शव दानव की शक्ति बढ़ गई थी। जब वो चारों ओर चक्कर लगा रहा था तो उसके पंख तेज खंजर की तरह छाया दानव के आसपास बरस रहे थे। वांग लिटिंग वाकई बेहद क्रूर था। उसके अस्थि शव दानव के नुकीले पंख एक बड़े क्षेत्र में फैल रहे थे। वे पल भर में लगभग 10 लोगों को जा लगे और वे लोग समय रहते अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाए। वे जमीन पर गिरते हुए केवल कराहते रह गए। तुम्हें पता होना चाहिए कि सम्मानित बीस्ट सामान्य जादू से अलग होता है। सीधे मंत्र की शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। मंत्र का प्रयोग करने वाला जानलेवा घाव से बच सकता है, लेकिन मैं उस अस्थि लाश दानव को नियंत्रित नहीं कर सकता जो हर समय खून का प्यासा रहता है। अगर किसी की आंखें छिद जाएं या उसे चोट लगे और वह यहां मर जाए तो मुझे, वांग लिटिंग को, निर्दयी होने का दोष मत देना। मेरे भी अपने कुछ काम हैं जिन्हें मुझे प्राथमिकता देनी है। वांग लिटिंग बेहद दबंग था। जैसे ही वह खड़ा हुआ उसने तुरंत सबको डरा दिया। वांग लिटिंग के साथ स्पष्ट रूप से दस्ते के सदस्य थे। बाकी 4 लोग तुरंत उसके चारों ओर जमा हो गए। उनमें से एक ने हिलने डुलने में असमर्थ छाया दानव पर पैर रख दिया और उसकी निगाहें चारों ओर सतर्क थीं। वांग लिटिंग की बातें वाकई कारगर साबित हुईं। जिन जादूगरों के पास रक्षात्मक क्षमता नहीं थी वे तुरंत पीछे हट गए। जिन छात्रों के पास तारा एटलस बनाने की क्षमता नहीं थी उन्होंने भी उसे चुराने की इच्छा छोड़ दी और वे जल्दी से सुरक्षित स्थान पर चले गए। इस बार की लड़ाई एक बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा थी। यह एक ऐसी परीक्षा थी जिसका सवाल उनके जीवन से जुड़ा था। स्कूल ने साफ तौर पर कहा था कि जब तक ये साबित न हो जाए कि आपने जानबूझकर किसी की हत्या की है, तब तक लड़ाई के दौरान जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। इसलिए आपको सुरक्षित स्थान पर लौट जाना चाहिए, वरना जब आप मौत के मुंह में होंगे तब आप स्कूल और सरकार को दोष नहीं दे पाएंगे। यहाँ मौजूद सभी जादूगर वयस्क थे। उन्हें अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होना था। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि जादूगरों के लिए सुरक्षित क्षेत्र जैसी कोई चीज निश्चित रूप से नहीं थी।